वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज से हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे अपनी वो यूपीएसआई की जो 2021 के पेपर हुए थे उनके पॉलिटी के जो पीवाईक्यूज हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। और ये जो हमारी क्लास होगी ये विद एक्सप्लेनेशन होगी। ऐसा नहीं कि हम टू द पॉइंट केवल जो हमारे पीवाईक्यू थे उनका ही उत्तर बता देंगे, क्योंकि वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि रिपीट नहीं हो सकता है, क्योंकि कई शिफ्टों में मल्टी शिफ्ट में पेपर हुआ था और पॉलिटी का एक अच्छा वेटेज जो है यूपीएसआई के एग्जाम में आता है। यानी कि जो जीएस वाला पोर्शन है, जीएस के जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें आप देखेंगे कि 12 से 13 क्वेश्चन या इससे भी प्लस वो पॉलिटी और मूल विधि से संबंधित होते हैं। तो पॉलिटी के इतना एडवांटेज, अगर 40 नंबर की 40 क्वेश्चन 100 नंबर की होती है, 40 टोटल क्वेश्चन आते हैं। अगर टोटल 40 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे कि 12 से 15 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से संबंधित है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं 50+% जो है इसका वेटेज हो जाता है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन। यानी कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि हमारे ये जो पूरी सीरीज होगी इसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरी ही पॉलिटी आपको हम रिवाइज करा दें, जो आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न से। पहला हमारा क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अब आपको यहाँ पर जानकारी होगी ही, ये हमारा क्या है, पीवाईक्यू सीरीज है। तो ये तब का प्रश्न है 2021 में जब एग्जाम हुआ था, उस समय यहाँ पे चर्चा की गई थी किसकी, तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन से, तो 15वें वित्त आयोग की। वर्तमान में किसका गठन हो चुका है, 16वें वित्त आयोग का। तो हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना है कि अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हो, कई बार पूछा भी गया है। अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, है ना, यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि बताइए 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। यानी कि 16वें वित्त आयोग से आप संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसकी जो सिफारिशें हैं वो 2026 में लागू होंगी। अगर मान लो आपका पेपर जनवरी तक पूरी संभावना है कि दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी डेट आने वाली है ना एग्जाम की। और जो हमारा 16वें वित्त आयोग अभी और चर्चा में आएगा, क्योंकि ये अपना प्रतिवेदन अभी राष्ट्रपति को सौंपेगा। अपनी जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति को देगा। तो इससे संबंधित यहाँ पर हम प्रश्नों को, जो प्रश्नों का संकलन है वो सारी चीजें यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो अगर इस प्रश्न का सही उत्तर करें कि हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, तो ये आपका हो जाएगा भाई कौन, तो ये आपका हो जाएगा एनके सिंह। एनके सिंह जो है वो आप यहां पर देखेंगे क्या कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब इससे संबंधित कुछ यहां पर हम प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करें वित्त आयोग की, वित्त आयोग, कई सारे प्रश्न, उम्मीद पूरी रहेगी कि वित्त आयोग से संबंधित अब आपके प्रश्न एक भी गलत ना हो, आप सही से रिवीजन करते हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, सबसे पहला दांव पेच यही आप समझ लीजिए कि बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है कि वैधानिक संस्था है या फिर गैर सांविधिक संस्था है। ठीक, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये होता है कि संवैधानिक है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अगर आप डीप में अगर सावधानीपूर्ण नोट्स भी बना रहे हैं और आप मेरे लेक्चर्स को सही से सुन रहे हैं, समझने का पूरी प्लान कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं, तो ये वाला कंफ्यूजन आज के बाद से आपके मन में कभी होगा ही नहीं कि कौन सी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं और कौन सी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक संस्थाओं की, तो ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख है किसी अनुच्छेद में, ऐसी हमारी संस्थाएं जिनका संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है, यानी कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो है उस बॉडी को डेडिकेटेड है, तो वो कैसी होती है, हमारी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। बेशक उनका मूल संविधान में वर्णन हो या ना हो, बाद में ही क्यों ना जोड़ी गई हो। आप कहेंगे अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा कि 102वां संविधान संशोधन करके जो है आपका एनसीबीसी, नेशनल आपका जो बैकवर्ड क्लास वाला आपकी क्या कहते हैं संस्था है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको 102वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, दूसरी चीज आपका ये 338B, इसके लिए डेडिकेटेड आर्टिकल कौन सा है, 338B। ठीक है, तो 338B में जोड़ा गया है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे जीएसटी काउंसिल,
कहाँ पे है? तो 279A में किसका उल्लेख है? जीएसटी काउंसिल का। तो जीएसटी काउंसिल अगर पूछ लिया जाए संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है, तो आप क्या कहेंगे? संवैधानिक संस्था है। क्यों संवैधानिक संस्था है? क्योंकि पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो डेडिकेटेड है। समझ में आया? आप कहेंगे ठीक है। अगर हम बात कर ले यहीं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, वो कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है? तो आप कहेंगे कैसी है? तो वो एक वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब बात आती है कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? उसके लिए जो है हमारे पूरे संविधान में कोई आर्टिकल डेडिकेटेड नहीं है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका संविधान में किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। हाँ, लेकिन एक जो है अधिनियम के तहत एक अधिनियम पारित किया गया था, उसके तहत उसकी स्थापना की गई है, तो वो एक वैधानिक संस्था है। अब नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। क्यों? क्योंकि ना तो वो संविधान में कोई संशोधन किया गया, ना तो हाँ कोई आर्टिकल जोड़ा गया, और ना ही संसद के द्वारा कोई अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, ना ही कोई अधिनियम पारित किया गया है। और अच्छा थोड़ा समझो, जो आपकी यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर आपकी स्टेट पीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी है ना, यूपी पीएससी, ये कैसी संस्थाएं हैं? तो आप कहेंगे ये सारी कैसी संस्थाएं हैं? तो ये सारी आपकी संवैधानिक है, क्योंकि इनके लिए क्या डेडिकेटेड आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन फिर आपने सुना होगा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर दो या दो से अधिक राज्य जो है ऐसी क्या कहते हैं कि मतलब ऐसे प्रस्ताव देते हैं केंद्र सरकार को कि हमारे यहाँ पे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाए, तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कैसी संस्था होगी? संवैधानिक या असंवैधानिक? सॉरी, या फिर क्या कहते हैं गैर संवैधानिक? तो गैर संवैधानिक। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो है संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं। इसके लिए प्रावधान इतना है कि जो हमारी संसद है वो एक अधिनियम पारित करके दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए समझ में आना चाहिए। तो अब आपने देखा होगा जो हमारा यहाँ पर वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, इसका उल्लेख कहां पर है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल 280 है, यानी कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल है 280। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वित्त आयोग है वो कैसा है? एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है ना, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है कि ये संविधान, ये आरओ में भी था, इस बार आरओ में भी ये वाला प्रश्न था कि वास्तव में है कि नहीं है। अब बात आती है कि पहला जो वित्त आयोग था उनके अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? बताइए कौन थे? मन में स्मरण करिए, अगर नहीं है तो फिर ध्यान दीजिए। केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। ठीक है, ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। लगभग प्रत्येक 5 वर्ष में जो है वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है गठन करने का? उद्देश्य की अगर बात करें तो राजकोषीय संघवाद की स्थापना, राजकोषीय संघवाद की स्थापना करना। अगर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में तब भी आपको तैयार रहना। अगर पूछ लिया जाए संघवाद का मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण हो, तो फिर राजकोष का भी है ना, यानी कि जो आपका फिस्कल है उसका भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जो आपका ये क्या कहते हैं वित्त आयोग होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य करों के वितरण की अनुशंसा करता है। और फिर यदि राष्ट्रपति जो है इसके अलावा कोई काम देता है तो उसका भी क्या कहते हैं ये काम लेता है ना, तो मुख्यतः तो यही है। और दूसरी चीज कि संचित निधि से राज्यों को कितना अधिभार देना चाहिए उसकी अनुशंसा करता है। केंद्र और राज्य के मध्य जो है करों के वितरण की अनुशंसा करता है। तीसरी चीज है कि अगर राष्ट्रपति इसके अलावा कोई अन्य काम देता है वित्त आयोग को तो वो भी ये करेगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य किस लिए बनाया जाता है? तो राजकोषीय संघवाद के लिए, राजकोषीय संघवाद बहाल करने के लिए, है ना, इसके लिए इसका गठन किया जाता है। किसका? वित्त आयोग का। अनुच्छेद 280 में वर्णन है। दूसरी चीज, जो हमारा ये फाइनेंस कमीशन होगा अपनी रिपोर्ट किसको देगा? फिर अब यहां बहुत छोटे छोटे पॉइंट जो कंफ्यूजन वाले हैं जिनको बिल्कुल क्लियर रखना है। जो फाइनेंस कमीशन होगा ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? संसद को देगा, राष्ट्रपति को देगा,
या केंद्र सरकार को देगा? अगर मान लो आपके पास यही प्रश्न आ जाता, मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से कई लोग कंफ्यूजन में रहेंगे कि जो वित्त आयोग होता है इसकी जो सिफारिश होती है, अभी तो हम वित्त आयोग की बात करें, 16वें वित्त आयोग में तो अभी हम आए ही नहीं है। एक हमने फिर बताया कि ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज बेशक है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हम एक एक पॉइंट को, पूरी पॉलिटी को लगभग जो हमारे पीवाईक्यूज हैं उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसा होगा कि हम आपसे कहीं ना कहीं प्रश्न उत्तरी की जो एक माइनर होता है उसमें पहले आपसे पूछेंगे, अगर आपको आता है ठीक है ना, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपने मन में रिवाइज करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम ये कह रहे हैं कि हाँ, ये अपनी रिपोर्ट जो फाइनेंस कमीशन होता है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल आपका 281 कहता है कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन होगा वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। और फिर राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखे, ठीक है। फिर राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इसकी सिफारिशों को, किसकी सिफारिशों को? वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के पटल पर रखे। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो फाइनेंस कमीशन होता है ये अपनी सिफारिश किसको देता है? ना तो केंद्र सरकार को, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट, यही तो होता है एग्जाम में। सबसे बड़ी स्थिति, जिन लोगों ने तैयारी की है 2-3 साल 4 साल और लगभग 1-2 नंबर 10 नंबर से बाहर होते हैं या फिर एग्जाम दे के आते हैं ए और बी, बी और सी, सी और डी में, यानी कि 2 विकल्पों में कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ संसद पढ़ा था राष्ट्रपति, वही तो कंफ्यूजन दूर करना है। किताबों से पढ़ा जा सकता है, बहुत सारे टीचर हैं, पूरी एकदम बिल्कुल इंडस्ट्री भरी हुई है ना, एजुकेशन इंडस्ट्री बिल्कुल बिजनेस बना के रख दिया है। लेकिन कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्या तरीका होना चाहिए? कंफ्यूजन कहाँ पे स्टूडेंट को होता है? अगर मैं सोचता हूँ तो मैं जिस स्टूडेंट सोचता हूँ कि वास्तव में मुझे कहाँ कंफ्यूजन होता था, 2 शब्द निकल के आते हैं, लेकिन वहां पे हम लोग बारीकी से पकड़ते नहीं है कि संसद में रखेगा कि राष्ट्रपति को। तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें याद रहना चाहिए कहाँ पे रख देता है, तो अपनी सिफारिश देता है राष्ट्रपति को। फाइनेंस कमीशन जो होता है अपनी सिफारिश किसको देता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। और फिर राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होता है कि वह इन सिफारिशों को संसद के पटल पर रखे, है ना, संसद के पटल पर रखे, संसद के पटल पर किसका कर्तव्य होगा? तो राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा। ये अपनी सिफारिश किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। फिर अगली चीज आती है, जो फाइनेंस कमीशन होती है इसकी सिफारिश की प्रकृति क्या होती है? बाध्यकारी होती है या फिर गैर बाध्यकारी यानी कि सलाहकारी प्रकृति की होती है? फिर बात आती है जो फाइनेंस कमीशन होता है इसका जो गठन होता है, यानी कि इतना जो कर वितरण वो राज्यों को दिया जाए, संचित निधि से इतना फंड राज्यों को प्रोवाइड कराया जाए। जब केंद्र सरकार कोई सिफारिश करता है तो क्या ये बाध्यकारी होती है कि सलाहकारी प्रकृति की होती है? मान लो कॉन्सेप्चुअल, फिर मैंने कहा किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि इसकी अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है, इसकी जो परामर्श होती है, जो सिफारिश होती है, बाध्यकारी प्रकृति की होती है, बताओ इनमें से कौन सा कथन, है ना, 16वें आयोग के अध्यक्ष थे, इसका गठन यह हुआ था। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो इसकी जो सलाह की प्रकृति होती है ना, वो यानी कि जो सिफारिश वो कैसी होती है? सलाहकारी प्रकृति की होती है, सलाहकारी प्रकृति की होती है, यानी कि परामर्शदात्री है, ना कि बाध्यकारी, ठीक है। लेकिन मैंने फिर कहा है कि मान लो कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसकी जो वित्त आयोग होता है इसकी जो सिफारिश होती है वो सलाहकारी प्रकृति की होती है, लेकिन अगर मान लो केंद्र सरकार इनको नहीं मानता है तो जो आपका आर्टिकल 281 वो ये भी कहता है कि वो उनका जो स्पष्टीकरण संसद के पटल पे रखना होगा केंद्र सरकार को, यानी कि राष्ट्रपति को, कि क्यों नहीं मानी गई हैं इसकी जो सिफारिशें, वो क्यों नहीं मानी गई हैं। तो आप जब, यानी कि भाई आता ना कि आपकी जवाबदेही, भाई यही जो संसदीय व्यवस्था होती है, जो लोकतंत्र में कई प्रकार के होते हैं ना, हमारे कैसी सरकार है? संसदीय सरकार। तो संसदीय सरकार की यही तो खूबी है कि आपको वहां पे आपको जवाबदेही होनी चाहिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे सरकार जो है जवाबदेही होगी, स्पष्टीकरण देगी कि हमने क्यों फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को नहीं माना। फाइनेंस कमीशन कोई सिफारिश देगा, अगर मान लो उनको केंद्र सरकार नहीं मानता है तो संसद के पटल पर उनको स्पष्टीकरण देना होगा कि हमने क्यों नहीं माना। वो एक बड़ा मतलब माना जाता है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना भी कर सकती है। भाई संसद ऐसा है जहां पर आप देखेंगे एक मैनर में सरकार की आलोचना भी विपक्ष करता है, ताकि जो है सरकार सही तरीके से और संवैधानिक तरीके से काम करे, है ना। तो इसकी जो प्रकृति होती है सलाहकारी प्रकृति की होती है, ये भी आपको याद रखा है। राजकोषीय संघवाद है, इसलिए हम इसकी स्थापना की जाती है अनुच्छेद 280 में। संवैधानिक संस्था है, पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो केसी नियोगी थे, और फिर राष्ट्रपति को जो सलाह प्राप्त होती है तो वो संसद के पटल पर रखवाता है, ठीक है। अगर हम अब इसके बाद आगे बढ़ें, हाँ दूसरी चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सदस्य होते हैं
सदस्यों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1+4, 1+4। क्यों? क्योंकि एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या फिर मैं कह रहा हूं जिस तरीके से पूछें, और अवर जो सदस्य होते हैं यानी कि जो कनिष्ठ सदस्य होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है? 4। बहुत ही बारीकी से आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। हम आपके मन में एक प्रश्न आता है कि हम सब कुछ तो पढ़ चुके हैं, फिर क्यों नहीं हमारा सिलेक्शन हो रहा? क्यों 2-4 नंबर से क्यों प्रश्न गलत हो जाते हैं? क्यों 2 विकल्पों में हमें कन्फ्यूज, 2 को तो हम एलिमिनेट कर देते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी 2 में कंफ्यूजन। तो हम यही है ना कि हम बिल्कुल स्पष्ट टू द पॉइंट चीजें नहीं पढ़ते हैं। तो कंफ्यूज होने का कारण क्या होता है कि हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से चीजों को नहीं पढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं एक प्रश्न में हम काफी समय लेके चलें, क्योंकि एक प्रश्न नहीं होगा, उससे संबंधित कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो 5 टोटल सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष और प्लस 4 सदस्य होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि 34 कुल सदस्य हैं, ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके तो फिर 33 ही गिना जाएगा ना, कि अगर वहां पे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को काउंट नहीं करना है तो फिर 33 है। उसी तरीके से इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं जिसमें 1+4 चलता है। इसके बाद अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो हम अगले पेज की ओर पढ़ेंगे और हम बात करेंगे यहाँ पर 16वें वित्त आयोग के, 16वें वित्त आयोग। कुछ यहां पर आप देखेंगे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां वित्त आयोग है ना, जैसे कि इसका जो गठन की अगर हम बात करें, गठन की बात करें तो वो आप यहां पर देखेंगे कितना, गठन की अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2023 को गठन होता है। ठीक है, इनको जो अपनी रिपोर्ट है यानी कब तक देनी है रिपोर्ट, इनको कब तक देनी है, इनको जो अपनी रिपोर्ट है वो देनी है भाई कब तक, तो 31 अक्टूबर 2025 के पहले इनको रिपोर्ट देनी है। ठीक है, इनकी सिफारिशें कब तक लागू होंगी, अगर हम यहां पर बात करें सिफारिश लागू कब से होंगी, लागू 1 अप्रैल। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था कि 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2023 को, और इनकी सिफारिश कब से लागू होंगी, 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से। ये तीनों ही डेट रिपोर्ट कब देनी है, 31 अक्टूबर 2025 से रिपोर्ट देनी है, और 31 दिसंबर और 2023 को जो है 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज अध्यक्ष की बात कर ले, अगर यहां पर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें हम, कौन था भाई 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। अब थोड़ा सा अगर अरविंद पनगड़िया की बात करें, इनकी अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, तो आप यहां पर देखेंगे ये जो थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। कौन? अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। कब से कब तक इनका कार्यकाल था, वो कहां पर नीति आयोग में कार्यकाल की बात करें तो पहले थे ना। इंपॉर्टेंट भाई स्टेटमेंट में पूछ सकता है, अगर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ सके एक स्टेटमेंट रख देगा कि बताओ पहले अध्यक्ष थे वो दूसरे थे, आप वहीं पे कंफ्यूज, 3 तो आ रहे थे, एक में कंफ्यूजन था सर कि पता नहीं वो स्टेटमेंट पहले थे कि दूसरे उपाध्यक्ष थे, सीईओ थे कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे ये भी नहीं पता। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं। उपाध्यक्ष सीईओ में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्या थे, पहले उपाध्यक्ष थे। कार्यकाल कब से कब तक था इनका वहां पर नीति आयोग में, 2015 को तो ही बना था, पहले थे तो 2015 से 2017 के बीच में। ठीक है, 2015 से 2017 के बीच में इनका कार्यकाल था। टोटल 5 सदस्य होते हैं, गठन 31 दिसंबर 2023 को होता है। ठीक है, रिपोर्ट कब कब देनी है, 31 अक्टूबर 2025 से पहले देनी है। लागू कब होगा, तो 1 अप्रैल 2026 से। अध्यक्ष कौन है 16वें वित्त आयोग के, अरविंद पनगड़िया है जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और इनका नीति आयोग में कार्यकाल कब से कब तक था, तो 2015 से 2017 के बीच में था। ठीक है, तो यहां से आपको जो पहला क्वेश्चन है वो यहां से क्लियर होता है। चलो भाई, अब यहां से हाँ ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आगे यहां से बढ़ेंगे,
अगला हमारा प्रश्न, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर तो यहाँ पे एन के सिंह हो जाएंगे। पहले वित्त आयोग की अगर हम बात कर लेंगे तो केसी नहीं होगी। अभी पीछे बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वित्त आयोग, और पहला वित्त आयोग गठित कब हुआ था? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। और क्या आता है एग्जाम में? और क्या है? सब कुछ आप पढ़ लेंगे सही तरीके से, अपने आप से प्रश्नोत्तरी तरीके से पढ़ेंगे तो फिर बचेगा क्या? और जो कहते हैं ना कि कंफ्यूजन, वो भी दूर होते इसी तरीके से। पहले वित्त आयोग का गठन, पहले वित्त आयोग का गठन कब होता है भाई? तो आप कहेंगे 1951 में। डेट नहीं याद रखनी, बस 1951 में, ठीक है। 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन होता है यहां पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहे राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, या फिर राज्य के राज्यपाल। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में आप देखेंगे केंद्र स्तर पर जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जो राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख होता है, जो राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है ना। इस तरीके से हमारे यहाँ प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो उसी तरीके से पूछ रहे हैं, अभी इसको लेकर काफी विवाद भी था। ये जो बात, अच्छा दूसरी चीज आप देखेंगे, जो संसद के द्वारा, जो संसद का फॉर्मेशन होता है किससे होता है? हमारा उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, निम्न सदन जिसको हम प्रथम सदन भी कहते हैं। ये भी बड़ा कंफ्यूजन दूर रखना है। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चनों की, यानी कि सिर्फ आपकी पॉलिटी पूरी तरीके से हमारे आप देखेंगे शब्दों से या फिर आप देखेंगे लिख करके, वो अगर एक एक शब्द आप देखेंगे, एक एक सेंटेंस देखेंगे तो वो एक एक क्वेश्चन होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो जो हमारी पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है वो आप देखेंगे उच्च सदन, या फिर उच्च सदन को ही क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। या फिर आप देखेंगे कि निम्न सदन, या जिसको हम लोक सदन कहते हैं या प्रथम सदन कहते हैं, और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर के होती है। अगर राज्य विधानमंडल की बात करें, लेजिस्लेचर का जो गठन होता है वो राज्यपाल। अगर द्विसदनी यानी कि बाई कैमरल वहां पर लेजिस्लेचर है तो फिर आप देखेंगे विधानसभा, और विधान परिषद से जो है आप देखेंगे राज्य विधानमंडल का गठन होता है, ठीक है। तो कोई भी विधेयक अगर केंद्र स्तर पर आप देखेंगे तो दोनों सदनों से पहले पारित होगा, फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियमित होता है। और अगर आप देखेंगे राज्य विधानमंडल में तो दोनों दो सदन अगर बाई कैमरल है तो फिर दोनों सदनों से पहले पारित होगा और फिर राज्यपाल के पास जाएगा, ठीक है। तो राज्यपाल के पास फिर वहां पर बात आती, जैसे ही राज्यपाल के पास विधेयक जाएगा तो फिर कहानी आती किसकी? आर्टिकल अनुच्छेद 200, ठीक है। अनुच्छेद 200 के तहत फिर कहानी आ जाती है, यानी कि दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित होता है, फिर वो जाता है राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल के पास जाएगा तो अब आ जाओगे आप किसमें? अनुच्छेद 200 में। उसके पास जो है कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे वह स्वीकृति दे, अगर साधारण विधेयक की यहाँ पर बात की जाए, स्वीकृति दे, स्वीकृति रोके, या फिर वो किसी क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं संशोधन करने के लिए वापस करे, या फिर उसके पास एक रास्ता और होता है राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करे, ठीक है। ये काफी बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन यूं ही अगर वो बिल्कुल समझ, यानी केंद्र का अगर एजेंट नहीं है और वो बाइस्ड नहीं है, यानी केंद्र के एजेंट के तौर पे नहीं, संवैधानिक प्रमुख के तौर पे काम कर रहा है, और जो एक संवैधानिक उसकी जो क्या कहते हैं जो स्थिति है, तो अगर वो राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है, या फिर यूं है कि केंद्र सरकार के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन, केंद्र सरकार के किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है विधेयक से, तो उनको क्या करता है? राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है, ठीक है। बात को मेरी ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कितना ही लिखेंगे। अब जब विधेयक वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है अनुच्छेद 200 के तहत कोई राज्यपाल, जब उसके पास दोनों सदनों से पारित होने के बाद, अगर वहां पे विधानमंडल द्विसदनी है तो अगर एक सदन है तो विधानमंडल से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आता है। और राज्यपाल अगर बिल्कुल बायस्ड नहीं है, यानी कि संवैधानिक प्रमुख के तौर पे काम कर रहा है, तो वो देखता है कि जो ये विधेयक है, जो कानून बनने जा रहा है, कोई राष्ट्रीय महत्व के विषय है क्या, मतलब राज्य संबंधित जो राज्य सूची के विषय हैं, तो उसमें अनन्य अधिकार किसके पास है? तो राज्य विधानमंडल के पास है। मान लो उसमें लगता है कि समवर्ती सूची संबंधित कोई विषय या फिर कोई कानूनी दांव पेच है, या फिर ऐसा विषय है कि केंद्र के कानून से टकराव की स्थिति है, केंद्र के कानून से टकराव की स्थिति है। क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची यही तो कहती है कि जो समवर्ती सूची के विषय उसमें राज्य विधानमंडल और हमारी संसद दोनों ही कानून बना सकती है, बशर्ते जो राज्य विधानमंडल के कानून हैं और जो केंद्र सरकार के कानून है उसमें टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही विषय है। जैसे शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। फिर अगर टकराव होता है तो फिर क्या कहती है? फिर क्या कहता है हमारा संविधान? उसमें केंद्र सरकार का यानी कि संसद का कानून प्रभावी होगा, ना कि राज्य विधानमंडल का कानून प्रभावी होगा,
ठीक है। तो राज्यपाल की वहां पर ये संवैधानिक संविधान उसको अधिकार देता है कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई कानून जो है वहां पर टकराव की स्थिति है तो आप उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करें। फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति को लगता है, राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार, कि उसको लगता है कि नहीं टकराव की स्थिति नहीं, सब कुछ सही है, तो वो पारित कर देता है। ठीक है। अगर उसको लगता है नहीं यहाँ पे संशोधन होना चाहिए तो वो संशोधन करने के लिए वापस राज्य विधानमंडल के पास भेजता है, संशोधन करने के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेजता है। ठीक है। अब राज्य विधानमंडल ने उसमें संशोधन किया। पूछा जाता है कि यदि राष्ट्रपति के पास जब राज्यपाल, मैं फिर बता रहा हूं, मेरे एक एक शब्द को सुनना, मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां पर आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही से आपने पढ़ा ही नहीं होता। अगर पढ़ा होता तो आपने वहां पर ध्यान आपका जो है आकर्षित नहीं होता, क्योंकि चीजों को आप जनरली पढ़ लेते हो कि कहां से। अगर मान लो राज्यपाल आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है और राष्ट्रपति कुछ यूं कहते हैं संशोधनों के लिए विधानमंडल के पास वापस भेजता है, तो और दोबारा मान लो विधानमंडल उन संशोधनों करके पास भेजती है, तो विधेयक किससे पारित होगा? राज्यपाल पारित करेगा कि राष्ट्रपति पारित करेगा? ठीक है। तो मान लो अगर राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई विधेयक था और राष्ट्रपति ने कुछ संशोधनों के साथ वापस किया है, किसके पास वापस किया? किसके पास? विधानमंडल, और विधानमंडल दोबारा संशोधन करके भेजती है, तो राज्यपाल से कहानी खत्म हो जाती है। वो विधेयक सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो विधेयक सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा। और यानी कि अब जैसे एक बार राज्यपाल ने उसको आरक्षित या फिर राष्ट्रपति अपनी अनुमति ही ना दे, बात ही खत्म। मतलब एक बार अगर अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया तो वहां से राज्यपाल की भूमिका उस विधेयक में समाप्त हो जाती है। फिर पारित करे, संशोधन करे, संशोधन करने के बाद फिर वापस जाएगा, तो वो जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास ही। राज्यपाल की वहां से भूमिका उस विधेयक से समाप्त हो जाती है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इनको हमेशा याद रखना। मैं फिर कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके लिए, है ना। तो यहां पे कौन आरक्षित करता है? राज्य के राज्यपाल। विकल्प जो डी होगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्य विधानसभा की अगर बात करेंगे तो 25 वर्ष होगी। ठीक है। फिर यहां पर कुछ देख लेते हैं, जैसे कि चाहे तो आप ग्राम प्रधान बने, ग्राम प्रधान की बात कर ले, वार्ड मेंबर आप बने, वार्ड मेंबर बने। ठीक है। जो बीडीसी का पद होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ठीक है, या फिर आप बने जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य कह दिया जाए, जिला पंचायत सदस्य। ठीक है। या फिर जो एक ब्लॉक प्रमुख का पद होता है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, ठीक, ब्लॉक प्रमुख। इन सबकी जो न्यूनतम आयु होती है, इन सबकी जो बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष न्यूनतम आयु। कंफ्यूजन ही नहीं रखना है। अब इससे आगे क्या ही पूछ लेंगे, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य या फिर लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य। ठीक है। अब देखो प्रधानमंत्री का ही पूछ ले तो यहीं पे आ जाएगा ना भाई, जो लोकसभा का सदस्य है वो प्रधानमंत्री बन सकता है ना, तो प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी? 25 वर्ष। क्या हो जाएगी? न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर यहां से हम देख लें विधान परिषद, विधान परिषद या फिर राज्यसभा, राज्यसभा, न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ठीक है। फिर देखो यहां पर अगर कह दें राज्यपाल, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, बनने की न्यूनतम आयु कितनी है भाई? 35 वर्ष। खत्म कहानी। अब इसके आगे क्या ही पूछेंगे? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं 26 नवंबर 1949 को ग्रहित
मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर प्रस्तावना की, प्रेम्बल की, तो इसमें आपको पता है कितने बार संशोधन हुआ है। पूछ सकते हैं कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, और ऐसा संविधान संशोधन जो कि आपातकाल के समय हुआ था, देश में इमरजेंसी लागू हुई थी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आंतरिक गड़बड़ी शब्द को संविधान से हटा दिया गया और उसकी जगह पे क्या कर दिया गया था, आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि यदि भारतीय जनता जो है सशस्त्र यानी कि हथियारों के साथ विद्रोह करती है, सड़क पर उतरती है, तो ऐसा होगा कि वो मंत्रिमंडल की लिखित सहायता पर जो है राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करेगा। मंत्रिमंडल जैसा शब्द हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं था शुरुआत में, प्रारंभ में, और अभी भी केवल एक ही जगह पे है। मैं फिर बता रहा हूं, केवल एक ही जगह पे है ना, आर्टिकल 352 में, कि राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा करेगा तो वो मंत्रिमंडल की जो है लिखित सिफारिश पर करेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की, है ना। तो वहीं पर मंत्रिमंडल पहली बार और एकमात्र जगह पर शब्द आया है। तो ये सारी चीजें हैं। प्रस्तावना आपको पता है कि एक बार केवल संशोधन हुआ है मात्र, है ना, एक ही बार संशोधन हुआ है। कब? तो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या हुआ था प्रस्तावना में? इसको क्या बोलते हैं? इसको लघु संविधान भी बोलते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। लघु संविधान भी बोला जाता है, लघु संविधान भी बोला जाता है। दूसरी चीज यह है कि जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। कितने? एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्लास देखने के बाद, पूरी जो PYQ 2021 के हैं और पूरी क्लास देखने के बाद, पॉलिटी में इससे बाहर कुछ भी नहीं है, कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, ये इतना आप विश्वास रखिए। 3 शब्द जोड़े गए थे, जोड़े गए कौन कौन से? समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो पूछ क्या रहे हैं भाई, हमारा जो संविधान है वो बनकर के कब तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रतिवर्ष हम लोग 2015 से सामाजिक एवं जो न्याय मंत्रालय है उसने कहा था, क्या, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, कि 2015 से हम क्या मनाएंगे? संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे इसको 26 नवंबर को, और डेडिकेटेड होगा किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो साहब जी थे उनको डेडिकेटेड होगा। तो 2015 से प्रतिवर्ष हम 26 नवंबर को क्या मना रहे हैं? संविधान दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो आपको पता है ये 3 शब्द लेकिन नहीं थे प्रस्तावना में, ये 3 शब्द नहीं थे। तो ये 3 शब्द कब जोड़े जाते हैं? 1976 में। ठीक है, आपको पता है इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और वो कैसी थी? समाजवादी। कैसी थी? समाजवादी। और जो आइडियोलॉजी समाजवादी तरीके से जो सरकार होती है, उसकी जो पहली मूल होती, क्या होती? धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो क्या शब्द नहीं रहा होगा? धर्मनिरपेक्ष। तो विकल्प जो डी है। क्यों? क्योंकि ये शब्द प्रस्तावना में कब आया है? 1976। हाँ, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तो 1976 में जोड़े गए थे। ठीक, उसके पहले ये शब्द थे ही नहीं, ना तो समाजवाद था हमारी प्रस्तावना में, ना ही अखंडता था, और ना ही धर्मनिरपेक्षता था, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी गणतंत्र था, गणतंत्र तो हम बने ही थे, स्वतंत्र हुए थे, है ना। गणराज्य भी था। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है, जबकि जो राष्ट्र का प्रमुख है वो कौन है? तो राष्ट्र का प्रमुख है राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख। सरकार का प्रमुख, फिर दिए कि चीज को कंफ्यूजन नहीं करना है, राष्ट्र का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि जो हमारा राष्ट्र का प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कहां थे? बिहार से। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो कहां से? उड़ीसा से। बीच में जाने कितने राष्ट्रपति हुए हैं अलग अलग स्टेट से, क्या वंशानुगत हुए हैं क्या? तो ये अर्थ होता है गणतंत्र का। ठीक है, स्वतंत्र हुए हैं और हमारा गणराज्य। ठीक है, तो अभी क्या है? विकल्प डी हमारे प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी के और विरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, तो ये जो संबंधित ये बात कर रहे हैं यहाँ पर किससे? मूल अधिकारों से। आपको पता है कि हमारे जो संविधान है उसमें कहां पर संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3, इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा।
भाग 3 को ही बोला जाता है मैग्ना कार्टा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिए। ठीक है, मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिकारों का घोषणा पत्र, अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र, ठीक है, ये होता है क्या? शाब्दिक अर्थ मैग्ना कार्टा का। ठीक, फिर बात आ गई कहां से कहां तक है ना, कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, अगर फिर पूछ ले, अब देखो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, लेकिन मूल संविधान अगर पूछ लेंगे, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। तो क्या घट गया? जी, एक जो हमारा मौलिक अधिकार वो घट चुका है। ठीक है, मूल संविधान में, यानी कि जब संविधान लागू हुआ उसमें मूल संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कितने थे? 7। तो कौन सा हटाया गया है? आपको याद होना चाहिए ना, कौन सा हटाया गया है? तो आप कहेंगे संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार कहां पे था? संपत्ति का अधिकार कहां पे था? आर्टिकल 31 में था। अब कहां पर है भाई? सारे प्रश्न है। अब यहां से याद करोगे तो हटाया गया तो कहां पर पहले था? तो आपको क्या कहेंगे कि पहले था ये आर्टिकल 31 में। अब कहां है? तो पहले भाग 3 में है। वर्तमान की स्थिति क्या है? जो आपका संपत्ति वाला अधिकार है, संपत्ति वाला जो अधिकार है, ये आपकी एक बार रिवीजन सीरीज भी आप समझ सकते हो, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है। संपत्ति का अधिकार पहले कहां पे था? पहले की स्थिति, तो आप कहेंगे पहले था ये आर्टिकल अनुच्छेद 31 में। वर्तमान में कहां पर है? भाग तो आपको पता ही हो जाएगा, भाग 3 में। वर्तमान आप कहेंगे तो वर्तमान में कहां पहुंच गया है? वर्तमान में ये पहुंच गया भाई भाग 12। भाग 12 में अनुच्छेद कहां पर? तो अनुच्छेद ये है अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 300 ए। यहां पर संपत्ति का अधिकार स्थिति कैसी है? स्थिति कैसी है? तो एक लीगल राइट है ना, कानूनी अधिकार के तौर पर। पहले क्या था? मूल अधिकार। अभी क्या है? कानूनी अधिकार के तौर पे है। अभी इसकी स्थिति क्या है? तो आप कहेंगे कानूनी अधिकार है। ठीक है, पहले स्थिति क्या थी? मौलिक अधिकार की थी। तो ये सारे तो आप बेसिक क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, कि अब आप यहां पर देखेंगे 12 से लेकर के आप 12 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है, फिर 19 से लेकर के 22 तक क्या हो जाएगा? आपके स्वतंत्रता का अधिकार होगा, फिर 23-24 आपका क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, 25 से 28 क्या हो जाएगा? तो आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, फिर वो शैक्षिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों वाला अधिकार 29-30 हो जाएगा, फिर 31 निरस्त हो चुका है यही संपत्ति का अधिकार वाला, और 32 कैसा हो जाएगा? आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल कितने हो गए? 6। तो उसमें आप देखेंगे कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, तो वहां पर जो 22वां है वो क्या कहता है? 22वां जो कहता है, बात है अपने क्वेश्चन पर, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और विरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद जो आपका 22 है, जो आर्टिकल आपका 22 है, ये क्या कहता है कि इसमें तो 2 तरीके से गिरफ्तारी है। देखो, गिरफ्तारी 2 तरीके से होती है। एक होती है आपकी दंड विषयक, ठीक, गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी दंड विषयक गिरफ्तारी, ठीक है, और दूसरी कैसी होती है? निवारक निरोध की, निवारक निरोध। ठीक है, इसमें जो गिरफ्तारी होती है दंड विषयक में, ये मुकदमा चलाकर के होती है। पहले आपके ऊपर एफआईआर होगी, तब आपको गिरफ्तारी, यूं नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। फिर इसमें कई सारे आपके पास लीगल राइट होते हैं दंड विषयक वाले में। सबसे पहले आपके ऊपर एफआईआर होगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, और 24 घंटों के अंदर आपको सशरीर, यानी कि बॉडी के साथ में, ये नहीं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में, आपकी अगर बहुत विषम परिस्थितियां तो बात अलग, नहीं तो अथवा की स्थिति में क्या कि 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाएगा, और पुलिस को वहां पर आपको बताना होगा, मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि क्यों आपको इनको गिरफ्तार किया हमने। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो जिस आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो वो सही है, तो न्यायिक हिरासत वगैरह में आपको भेज सकती है कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको सिद्ध हो। अगर उसको लगता है कि फिर भी कुछ ना कुछ स्थिति उस तरीके की होना चाहिए, और क्राइम की स्थिति क्या है, ये नहीं कि ऐसे उठा लिया,
दूसरी चीज, जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का अधिकार है। तीसरी चीज ये है कि आपको अपना वकील करने का भी अधिकार होगा। ठीक है, तो वही चीज है कि कुछ मामलों में आपको गिरफ्तारी सूचना, क्योंकि इतने सारे विषय हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करके और अपने यहाँ 10-15 दिन बिठाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे संविधान का कानूनी कानून कहाँ होगा, फिर तो पुलिस राज हो जाएगा, गुंडा राज हो जाएगा कि भाई पुलिस से किसी ने रुपये रिश्वत दे दी और आपको उठाया पुलिस ने, 10-15 दिन अपने थाने में रोक रखा, आपको टॉर्चर किया, फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है, आप लोग डरते हो। अगर पुलिस ने उठाया, लीगल पे उठाया है, तो उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, वहां प्रूफ करना होगा हमने इस आधार पर उठाया। उसको लगता है कि हाँ सही है, अगर इसी यूं ही उठा लिया तो पुलिस को लताड़ लगे। कई बार ऐसा होता भी है कि अगर मान लो पुलिस उठाती है और वो सही से आरोप नहीं पाती तो मजिस्ट्रेट जो पुलिस को डांटता भी, भाई क्यों उठा लिया। दूसरे होती है हमारे निवारक निरोध, यानी कि ये थोड़ा सा बड़े क्राइम, यानी कि राष्ट्रद्रोह या आतंकवाद जैसी गतिविधियों में अगर आप संलिप्त हैं तो वहां पर निवारक निरोध जैसी चीजें लगती हैं, कानून लगता है। फिर ना तो आप मजिस्ट्रेट के सामने होंगे, 3 महीने तक प्रस्तुत होंगे, ना ही आपको कारण जानने का अधिकार है, ना ही आपको वकील करने का अधिकार है। जो भी होगा वो 3 महीने के बाद होगा। 3 महीने आप कुछ भी नहीं होगा, आप जेल में रहेंगे। ठीक है, यानी कि क्राइम करने से पहले ही व्यक्ति को उठा लेना शंका के आधार पर। लेकिन ऐसे नहीं कि छोटे मोटे क्राइम के लिए, बड़े क्राइम के लिए होते हैं, ठीक, राष्ट्रद्रोह जो जैसी चीजें होती हैं, तब वहां पर लगता है निवारक निरोध। तो यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है वो स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका 19 से लेकर के 22 तक है, तो उसी में आर्टिकल 22 की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। कुछ मामलों में हमें सुरक्षा प्रदान करता है कि इससे गुंडा राज से, पुलिस राज से, यानी कि कहीं ना कहीं संवैधानिक स्थितियों को उत्पन्न करता है ना। ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती है उसके लिए जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स लाया गया है ना। कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स है। ये अवेलेबल कहाँ पे अगर बताएं तो हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जो है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये जो है अवेलेबल है हमारा जो कोर्स है ये। ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो 2,499 रुपये है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये कूपन कोड यूज करते हैं, कौन सा, ज्ञान सर डिस्काउंट, तो यही 2,499 रुपये का जो कोर्स है आपको मात्र 499 रुपये का जो है पड़ेगा। ठीक है, और ये जो हमारा कोर्स होगा ये बायलिंगुअल होगा। हमने फिर कहा था किसी भी एग्जाम की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि वास्तव में आपने किस संस्थान से तैयारी की और कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा। ठीक है, जो हमारा कंटेंट होता है, आपको पता है एससीएस का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होता है, लेकिन नपा तुला, वैसे भर भर के नहीं कुछ भी आपको दिया जा रहा नहीं। जो सिलेबस है, जो विज्ञापन में जो उनका सिलेबस है, जितने पॉइंट का है, पूरा एग्जैक्ट सिलेबस का जो कंटेंट है वही हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो फीचर्स कौन से हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल है, कंप्लीट पीपीटी नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो 2017 का यूपीएसआई का पेपर हुआ है, जो 2021 में मल्टी शिफ्ट में यूपीएसआई का पेपर हुआ है, सबका रिव्यू लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वो तैयार किया गया, उसी आधार पर टीचर्स ने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी। ठीक है, तो एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ये कंटेंट जो है बिल्कुल डिलीवर किया गया है। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम अथवा जो है 2026 तक, उसके पहले आपको पता है कि एग्जाम लगभग जनवरी या फिर दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं। और मात्र 499 रुपए का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इसमें डिस्काउंट कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, उम्मीद रहती कम ही रहेगा, है ना। तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसकी जानकारी कर सकते हैं। ये कोर्स है कहाँ पर, तो ज्ञान सर एजुकेशन में, और हमारा कोर्स बायलिंगुअल है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, दोनों ही माध्यम के लिए हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज की, तो वो भी हमारी बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर ज्ञान सर डिस्काउंट जो है ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 499 रुपये में आपको 80% को ऑफ हो जाएगा और मात्र ये 99 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, और इनकी जो संख्या होगी वो 30 यानी कि 30 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 टेस्ट सीरीज आपकी सेक्शनल होंगी और 10 टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ होंगी। ठीक है, 30 टेस्ट सीरीज काफी होती हैं। और बिल्कुल इनका यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी, है ना। बिल्कुल आपको रैंक वगैरह भी आप वहां पर देख सकते हैं अपनी। और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार हमने बताया कि जो हमारी टीम के द्वारा जो समीक्षा किए गए हैं यहाँ पर 2017 और 2021 के पेपर को, उसके बाद ही हमारा कंटेंट और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो डेवलप की गई। ठीक है, और यहाँ पर जो अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट मिलेंगे और वैलिडिटी जो टेस्ट सीरीज की होगी वो भी आपकी टिल एग्जाम अथवा आप देखेंगे दिसंबर 2026 तक होगी। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जाकर के इनरोल हो सकते हैं। आगे यहां बढ़ेंगे, कह रहे हैं एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को
क्या कहा जाता है। देखो जो विधेयक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है, साधारण विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया। और वित्त विधेयक में ही एक प्रकार होता है, देखो फिर मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, एक स्टेटमेंट आता है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, या फिर सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, या फिर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। इसी में कई लोगों को अगर दो स्टेटमेंट आ जाते हैं तो अभी भी आप लोग यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम भी देने चले जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोगों में से 60% ऐसे लोग जो इसी में कंफ्यूज रहेंगे कि धन विधेयक सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको, वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन विधेयक, जिसको परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 यानी कि 110 में। और फिर एक होता है आपका वित्त विधेयक फर्स्ट, एक होता है वित्त विधेयक सेकंड। और दोनों ही वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड, इनको परिभाषित किया गया किसमें, आर्टिकल 117 में, आर्टिकल 117 में। ठीक है, तो अगर हम प्रकृति की बात कर ले तो विधेयक 3 प्रकार के हो गए, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक आप कहेंगे धन विधेयक कहां चला गया, तो वो वित्त विधेयक के अधीन हो गए। यानी कि सभी धन विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। स्टेटमेंट क्या है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। नोट कर लो, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक, अगर मल्टी शिफ्ट में पेपर वैसे भी आपका होना है, 15 लाख 15.5 लाख प्लस जो है फॉर्म पड़े हैं, तो एक शिफ्ट में पेपर कराना इम्पॉसिबल है। 2 या फिर 4 शिफ्टों में ही पेपर पॉसिबल है आपका, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा। अगर ऑनलाइन होता तो मल्टी शिफ्ट में चलता। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2-3 दिन में ही पेपर होगा, एक दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी न किसी शिफ्ट में तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, अक्सर आते हैं, इन्हीं से एग्जाम ही बनता है आपका, इसके बाहर नहीं बनेगा। लेकिन जो भी पढ़ना है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। धन विधेयक को 110 में परिभाषित किया गया, हम आगे देखेंगे। हाँ, और विधेयक को पेश करने के आधार पर, विधेयक को संसद के पटल पर रखने के आधार पर विधेयक 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है आपका निजी विधेयक, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट विधेयक। ठीक है, विधेयक प्रस्तुत करने के आधार पर, विधेयक प्रस्तुत करने के आधार पर, विधेयक प्रस्तुत करने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं भैया, एक होता है आपका सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक। ठीक है, दूसरा होता है आपको कौन सा, दूसरा होता है आपका निजी विधेयक, निजी विधेयक। ठीक है, और समझ लो इसी में। ठीक है, अब यहां से बीच में लाइन, 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और एक होता है आपका निजी, या फिर इसको बोलते हैं प्राइवेट विधेयक। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस की अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं, इसे केवल मंत्री प्रस्तुत करते हैं, इसे केवल मंत्री प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसे केवल मंत्री प्रस्तुत करते हैं। इसे मंत्री नहीं, संसद सदस्य, मंत्री के अलावा जो मंत्री हैं सरकार में, जो सरकार में मंत्री हैं उसके अलावा, यानी कि जो सांसद हैं, जो सांसद हैं यानी कि मंत्री नहीं है, इसे मंत्री के अलावा अन्य सदस्य प्रस्तुत करते हैं। मंत्री नहीं होने चाहिए, है ना, मंत्री होंगे तो क्या माना जाएगा, वो सरकारी मान लिया जाएगा। इसे केवल इसे जो है, इसे जो है इन्हें अन्य सदस्य प्रस्तुत करते हैं, इन्हें अन्य सदस्य प्रस्तुत करते हैं। तो आपकी चीज में बात समझ में आई होगी कि सिर्फ मंत्री ही नहीं, अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और बता दें, ऐसा नहीं आपको लगता होगा कि मन में अगर थोड़ी बहुत राजनीति की समझ होगी, होगी ही, यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, नहीं है तो गलत है।
कि जो मंत्री विधेयक प्रस्तुत करते हैं वो पास हो जाते हैं। तो ये जो निजी विधेयक प्रस्तुत होते होंगे लोक महत्व के विषय होते हैं जिनको सरकार उपेक्षित करती है। यदि कोई व्यक्ति चर्चित व्यक्ति है, कोई सांसद है, तो वो क्या करता है, विधेयक प्रस्तुत कर सकता है अगर सरकार उसे उपेक्षित कर रही है। अभी तक ऐसे बहुत सारे 5-6 ऐसे विधेयक हैं जो निजी विधेयक थे और वो सरकार में मतलब संसद में पारित भी हो गए हैं, उनमें कानून बन गया है। भाई मतलब ये आप देखो, अगर ये लोग बहुमत में होते, अगर निजी विधेयक अगर बहुमत का सदस्य प्रस्तुत करता है तो पास होना स्वाभाविक है। ये तो अल्पमत में है ना, कोई भी व्यक्ति जो अकेला मतलब निर्विरोध चुन करके चला गया संसद में वो भी प्रस्तुत कर रहा है, ठीक, अल्पमत की जिसके 5-6 सांसद उसकी पार्टी का कोई है और पास हो रहा है। भाई लोक महत्व का तो ये लोग भी उसमें करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पारित होने से सरकार नहीं गिरने वाली है। अगर निजी विधेयक पारित हो रहा है तो सरकार नहीं गिरेगी, अगर नहीं पारित हो रहा है तब भी सरकार नहीं गिरने वाली है। लेकिन अगर सरकारी विधेयक कुछ विशेष हैं, अगर वो पारित नहीं हो रहे हैं तो क्या हो जाती है, सरकार गिर जाती है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्योंकि वहां ये सिद्ध हो जाता है कि सरकार जो है वो कैसी है, तो वो माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में नहीं है। वहां सिद्ध हो जाता है ना, अगर आप मेजोरिटी में तो बिल्कुल नहीं पास हुआ, ठीक है। इनको प्रस्तुत करने से पहले फिर और देख लो, जब ये विधेयक होंगे तो 1 महीना पहले नोटिस देना होगा जिसको पेश करना है। 1 महीने पहले नोटिस देना होता है, 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर 7 दिन पहले नोटिस देना होगा, 7 दिन पहले नोटिस देना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहां पर ड्यूरेशन क्या है, 1 महीने पहले नोटिस देना होगा और यहां पर 7 दिन पहले नोटिस होगा, ठीक है। इसमें जो पूरी जिम्मेदारी होगी, यानी कि विधेयक बनाने का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है, पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, उस संसद सदस्य की होगी। यहां पर सदस्य की खुद जिम्मेदारी होती है फ्रेम करने की, यहां पे जो है सदस्य की खुद पूरी जिम्मेदारी होती है विधेयक को बनाने की, है ना, सदस्य की जिम्मेदारी होती है। और यहां पर क्या होता है, तो जो आपका क्या कहते हैं, मतलब सरकार मतलब मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती है, कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो बनाते हैं, मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती विभाग, क्योंकि वो सरकार का सदस्य होता है, जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, यानी कि आप देखा कि विधेयक प्रस्तुत करने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, ये कुछ डिफरेंस है। अब इससे बाहर आपको चीजें नहीं याद करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर हैं, तो ये वाला समझ में आ गया ना। तो ये कैसा होता है आपका निजी विधेयक होता है। प्राइवेट बिल, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है, तो निजी विधेयक कहा जाता है, ठीक, ये आप समझ गए। अगर हम यहां पर धन विधेयक की बात कर लें तो अनुच्छेद आपका जो है 110 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो अगर हम वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो धन विधेयक एक हो गया। तो अब क्या समझ में आया, धन विधेयक, या फिर एक चीज और समझो, एक चीज और यहां पे आप समझ लो, इससे आपको समझ में आएगा। ये क्या है आपका धन विधेयक, और ये बाहर वाला क्या है, वित्त विधेयक। अब ये बना लीजिए अपनी बुक में, आप बना लीजिए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि सभी भी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। रीजनिंग पढ़ा है ना, यूपीएसआई में अच्छा खासा वेटेज भी है, 40 बराबर ही इतना जीएस का है, तो ये तो मालूम होगा ना कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक हो गया, फिर आपको जो दूसरा बनेगा वो कौन सा होगा, वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक फर्स्ट, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, वित्त विधेयक सेकंड, ठीक है। ये 3 प्रकार का होगा धन। अब देखो ना, इसके अंतर्गत आ गया। अब धन विधेयक को कहां पर परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 110 में, ठीक है। धन विधेयक है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, ये पावर किसको दिया गया है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, तो ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही डिसाइड करता है, बाकी कोई नहीं डिसाइड करता है। इस चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर। अगर हम यहां पर धन विधेयक की बात कर लें
ये अपने आप से पूछो क्वेश्चन अगर याद है तो। परिभाषा, परिभाषा अनुच्छेद 110, अनन्य अधिकार किसके पास है? अनन्य अधिकार धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की राज्यसभा, है ना? तो आप कहेंगे लोकसभा के पास है, लोकसभा के पास धन विधेयक के संबंध में अनन्य अधिकार दिया गया है। राज्यसभा के पास सीमित अधिकार, राज्यसभा, राज्यसभा के पास, राज्यसभा के पास सीमित अधिकार, सीमित अधिकार दिए गए हैं भाई। ठीक है, एक चीज और, ये तो हो गया ऊपर ऊपर चीजें आपको पता होगा। कोई विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, और एक चीज समझ लो कि लोकसभा में ही, केवल लोकसभा में प्रस्तुत, केवल लोकसभा, लोकसभा में ही में प्रस्तुत किए जाते हैं। मान लो कोई साधारण विधेयक है तो वो लोकसभा से भी शुरुआत की जा सकती है, या फिर राज्यसभा। मान लो जैसे अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो कहाँ से मेंबर हैं? वो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। और रेलवे मिनिस्ट्री, अगर उनको कोई विधेयक लाना, साधारण विधेयक, तो वो हो सकता है राज्यसभा में ले, फिर दोबारा आ जाएगा किसमें? लोकसभा में, वहां से पारित होने के बाद। लेकिन जो धन विधेयक होगा ना, वो केवल और केवल कहां पर आएगा? तो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। अब यहाँ फिर बारीकी समझो, जैसे भी बताया था ना राष्ट्रपति आर्टिकल 200 संबंधित, यहाँ पर भी बारीकी है। बारीकी ये है कि मान लो कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वहां से पास ही होगा क्योंकि सरकार मेजोरिटी में, धन विधेयक पास होगा, नहीं पास होगा तो सरकार गिरेगी। वहां से विधेयक पास होता है, अब जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास दो अधिकार हैं, या तो वो क्या करे, धन विधेयक को पारित कर दे, धन विधेयक को पारित कर दे, या फिर अगर नहीं पारित करती 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन में कुछ भी नहीं करती है तो विधेयक पारित माना जाएगा। ठीक है, मान लो विधेयक को पारित करती है और कुछ संशोधन की सिफारिश करती है, संशोधन की अनुशंसा नहीं करती है, सिफारिश करके साथ वापस करती है। अगर ये कर देते भाई साहब, लोकसभा से कहे कि थोड़ा अच्छा ही होता, अगर ये सिफारिश आप कर देते तो थोड़ा सा अच्छा होता। मान लो अच्छा लोकसभा उसकी सिफारिश को मान लेती, राज्यसभा को, लोकसभा को लग जाता है कि अच्छा हाँ ये तो सही कह रहे हैं, अगर हो जाता तो और सही हो जाता है, तो लोकसभा क्या करती है? वो सिफारिश एक्सेप्ट करती है, सिफारिश कर देती है, यानी कि संशोधन कर देती है। अब क्या स्थिति होगी उसके बाद? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो विधेयक होते हैं वो दोनों सदनों से पारित होकर ही राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि साधारण विधेयक में यही है कि अगर मान लो राज्यसभा कोई संशोधन करती है और वो संशोधन के लिए लोकसभा जाता है, लोकसभा में संशोधन पूरा होता है, और उसके बाद फिर वो कहां जाएगा? राज्यसभा में। फिर राज्यसभा पारित करेगी, तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन धन विधेयक में क्या है कि अगर राज्यसभा पारित करती है, अगर नहीं पारित करती है, संशोधन की सिफारिश करती है, तो इसके लोकसभा के पास कई ऑप्शन है, या तो वो सिफारिश को एक्सेप्ट करे और संशोधन करे, या फिर सिफारिश को निगलेक्ट कर दे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकसभा के पास क्या हमने लिखा? अनन्य अधिकार है। अनन्य अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास। चाहे तो वो सिफारिश को एक्सेप्ट करें, चाहे वो सिफारिश को एक्सेप्ट ना करें। अगर सिफारिश को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वो विधेयक पारित माना जाएगा, धन विधेयक पारित माना जाएगा, फिर राज्यसभा के पास नहीं जाता है। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आते हैं, और बहुत ही बारीकी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। फिर वो विधेयक कहां पर? राज्यसभा में नहीं जाएगा, वहीं लोकसभा में ही वो पारित मान लिया जाता है, अगर सिफारिश एक्सेप्ट करता है। चाहे तो लोकसभा की सिफारिश एक्सेप्ट ना करे। तो यहां पर आप देखेंगे कि राज्यसभा के पास बहुत ही सीमित अधिकार हैं, इससे धन विधेयक से संबंधित में। दूसरी चीज, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, डिसाइड, निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? निर्णय लेने का, कि कौन सा निर्णय, कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये निर्णय डिसाइड करेगा। ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होते हैं। यह भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से। पूर्व, इसके लिए क्या होता है कि जब दोनों सदनों से विधेयक पारित मान लिया जाता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए क्यों बाध्य होता है? क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से ही तो प्रस्तुत किए गए हैं। भाई अब क्यों नहीं दे रहे हो? फिर यहां पर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा ना। जब आपकी पूर्व अनुमति से ही हमने लोकसभा के पटल पे रखा है, तो अब जब दोनों सदनों से पारित है तो अब आप अपनी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हो? तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। किसमें? धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तुत किए जाते हैं।
प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कौन? धन विधेयक। ठीक है, पूर्व स्वीकृति से ही यहां पर प्रस्तुत ये किए जाते हैं। और सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, वो तुमने पीछे ही बता दिया है आपको। अब बढ़ेंगे यहां पर अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये जो शक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होगा उसके पास होगी ये शक्ति हटाने की, आपको याद रखना है। जो ये सूचना क्या कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त निकल के कहाँ से आएंगे? ये निकल के तो उसी से आ रहे हैं जो आपका क्या कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन का जो आपका एक्ट आया था, है ना। तो दो तीन क्वेश्चन होते हैं कि ये क्या कहते हैं अधिनियमित कब होता है? आपको जो राइट टू इंफॉर्मेशन वाला एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट होता है, ये अधिनियमित कब होता है? कुछ यहाँ चीजें याद रख लो। अधिनियमित अधिनियमित कब होता है? तो जून 2005 में। ठीक है, और सूचना आयोग बनता कब है? कौन सा? केंद्र वाला सूचना आयोग बनता कब है? सूचना आयोग बनता कब है भाई? तो ये बनता है आपका 12 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना आयोग बनता, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, और राइट टू, ये आपका कैसा राइट है? राइट टू इंफॉर्मेशन ये आपका एक लीगल राइट है ना। ये आपका कैसा है? एक लीगल राइट है। हालांकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बनने से बहुत पहले, जब राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जो आपका ये राइट टू इंफॉर्मेशन है सूचना का, हालांकि तब इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई थी, वो कैसा एक आपका मौलिक अधिकार है। ठीक, आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग। तो उतना तो नहीं, लेकिन हाँ ये चीज आपको याद रखना है कि ये कैसा है आपका लीगल राइट है एक। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? हमने बताया था मौलिक अधिकारों में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। तो एक हमने बताया था कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक क्या है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, यही तो है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो 26 में थोड़ा नहीं है। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो जाना कि क्वेश्चन को पढ़ा और पहला हाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसी में, नहीं भाई, वो तो एक मौलिक अधिकार है। वो पर्टिकुलर आर्टिकल 26 की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल 26 की। ये आर्टिकल 25 से 28 की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, डेडिकेटेड आर्टिकल है 25, 26, 27, 28, 4 डेडिकेटेड आर्टिकल हैं किसमें? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, यानी कि राइट टू प्रोफेस वंस रिलीजन, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार नहीं। किसी को भी धर्म को मानने का अधिकार, कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हाँ ये वाला आपका सी हो जाएगा। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसी भी धर्म को मानने का अधिकार ये नहीं होगा। अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, ये तो आप देखेंगे कि अधिकारों का समुच्चय है ना, अधिकारों का समुच्चय। इसके तहत 4 अधिकार यहाँ पर मिले हैं। तो आपको जो विकल्प सी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए तब तक कि वे कितने साल के ना हो जाएं? 7 वर्ष, 14 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष? बताइए भाई, कितना इसमें पूछ रहे हैं? हम्म 7 वर्ष, 14 वर्ष, 6 या फिर 5?
तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, है ना? कस्तूरी रंगन इस समिति के क्या थे? इसके अध्यक्ष थे ना। नेशनल एजुकेशन जो आपकी नई नीति आई है, इन्हीं की सिफारिश पे आई ना, के कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर ही तो है ये। तो इसमें क्या की गई? दो तरीके से। अभी आप देखेंगे उसकी वैकेंसी भी निकली है ईसीसीई हर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान है। और फिर 6 वर्ष में क्या होगा? बच्चा क्लास 1 में जाएगा। उसके पहले क्या होगा? वो अर्ली एजुकेशन प्राप्त करेगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था की, तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 3 से लेकर के 6 वर्ष तक। अब इसमें कोई शिक्षा नहीं होगी, मॉरल एजुकेशन होगी। मॉरल एजुकेशन कि किस तरीके से खेलना, खेलने की भी एजुकेशन होती है। ऐसा नहीं, अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो उसकी जो मांसपेशी है उनका विकास नहीं होगा, यानी कि उसका शारीरिक, मेंटल और संज्ञानात्मक तीनों ही विकास बहुत जरूरी है ना। संज्ञानात्मक विकास भी जरूरी है, और आप देखेंगे जो शारीरिक विकास है वो भी जरूरी है, और मानसिक विकास, तीनों ही जरूरी है। तो आप जो ये देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है, इसमें मुख्यतः जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, यानी कि भौतिक शारीरिक विकास जो है बहुत महत्व होता है। संस्कारों की जो पैठ बनती है अर्ली चाइल्डहुड एज में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां पे दी जाती हैं? 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। तो विकल्प जो सी है वो बिल्कुल यहां पर सही उत्तर है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक जो है शक्ति प्राप्त है? इसके यहां पर समझेंगे। देखो, जो केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध कितने प्रकार के हैं? बताओ भाई, केंद्र राज्य संबंध कितने प्रकार के हैं? तो आप कहेंगे वो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे विधायी संबंध है, विधायी संबंध है, विधायी संबंध है, और कौन से हैं? प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध है भाई, प्रशासनिक संबंध है, और क्या हो जाएंगे? वित्तीय संबंध हो जाएंगे, वित्तीय संबंध हो जाएंगे, वित्तीय संबंध। ये 3 प्रकार के संबंध हैं केंद्र राज्य के संबंध। ठीक है, अब ये क्या है? केंद्र राज्य संबंध क्यों आवश्यक है भाई? केंद्र राज्य संबंध क्यों आवश्यक है? तो किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो आप क्या कहेंगे? ये संघवाद के मूल के लिए इंपॉर्टेंट है। किसमें? संघवाद के लिए। यही तो संघवाद है, यही तो संघवाद है, और क्या? नहीं तो क्या हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा ना। अगर शक्तियों का सही तरीके से पृथक्करण नहीं होगा, शक्तियों का विभाजन नहीं होगा, तो क्या माना जाएगा? वो एकात्मक मान लिया जाएगा। फिर संघीय संविधान कहाँ रह गया? फिर भी कुछ आप देखेंगे जो संविधान वेत्ता होते हैं वो हम पर आरोप लगाते हैं कि जो हमारा संविधान वो कैसा है? क्वासी फेडरलिज्म है। केसी हियर क्या कहते हैं? जो भारत का संविधान कैसा है? अर्धसंघीय है, क्वासी फेडरलिज्म है, पूरी तरीके से संघवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हमारा संविधान क्या होता है? संघवाद से एकात्मक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, है ना। फिर भी कुछ ऐसे, जैसे आईएएस जो आईपीएस होते हैं, इनकी ट्रेन नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। काम कहाँ करते हैं? ये राज्यों में जाकर करते हैं। इससे भी जो हमारे देश की एकता और अखंडता अभी तक बरकरार है ना, उसमें आप देखेंगे आईएएस और आईपीएस का बहुत बड़ा योगदान है ना। ये भी केंद्र के एजेंट होते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये भी एकात्मक जो है संविधान का लक्षण है ना, संघवाद का नहीं है। लेकिन जो आप देखें केंद्र राज्य संबंध है, ये संघवाद के मूल हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ रहे हैं क्या, तो संघवाद के ये मूल हैं, 3 प्रकार के होते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, और कैसे? वित्तीय संबंध। ठीक है, आप देखेंगे जो विधायी संबंध है वो किसमें? संविधान के भाग 11 में है। ये भी भाग 11 में है, ये भी किसमें है? भाग 11 में। और ये किसमें है? तो आपके संविधान के भाग 12 में। भाग 12 में क्या हो जाते हैं? आपके वित्तीय संबंध हो जाते हैं। भाग 12 में वित्तीय संबंध हो जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम विधायी संबंधों की बात करें, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक, 245 से लेकर के 255। फिर जो प्रशासनिक संबंध है, जो आपके प्रशासनिक संबंध है, कहां पर है? तो भाग 11 में ही है। कहां पर? अनुच्छेद 256। जैसे ही ये वाला समाप्त होंगे, कौन से? विधायी संबंध खत्म होंगे, कौन शुरू हो जाएंगे? आपके प्रशासनिक। 256 से लेकर के 200
63 तक हैं। और उसके बाद अगर वित्तीय संबंधों की आप देखेंगे, फाइनेंशियल जो रिलेशन है वो भाग 12 में आ जाएंगे, वो भाग 11 में नहीं होंगे, भाग 12 में आ जाएंगे। कहां पर? तो आप देखेंगे यहां पर अनुच्छेद 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 268 से लेकर के 268 से लेकर के 293 तक। ठीक, इसमें भाग 12 में केंद्र और राज्यों के मध्य जो है कैसे संबंध है, तो वित्तीय संबंधों की यहाँ पर चर्चा की गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर विधायी संबंधों की, ठीक है, तो इसमें एक आर्टिकल कहां से देखो 245 शुरू हो रहे हैं ना, इसी में एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद आर्टिकल आपका 246, ठीक है। इसके तहत केंद्र राज्य की 3 सूचियां दी गई हैं। केंद्र राज्य संबंधों के बीच में 3 सूचियां हैं, ठीक है। और जो मुख्यतः वर्णित कहां पर है ये 3 सूचियां, तो अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में ये वर्णित है, ठीक है। अनुसूची 7 में वर्णित है। कौन कौन सी हैं? 3 सूचियां कौन कौन सी होती हैं भाई? एक होती है आपकी संघ सूची, एक होती है आपकी संघ सूची, ठीक है। एक होती है आपकी राज्य सूची, राज्य सूची। एक होती है आपकी कौन सी? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची पे कानून बनाने का अन्य अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है। समवर्ती सूची में कानून बनाने के पास जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो दोनों के ही पास है, पार्लियामेंट के पास भी है, लेजिस्लेचर के पास भी, यानी राज्य विधानमंडल के पास भी है। लेकिन दोनों में टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में टकराव की स्थिति आती है तो प्रभावी कौन सा माना जाएगा? जो केंद्र का कानून होगा वो प्रभावी माना जाएगा, हालांकि टकराव की स्थिति नहीं आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। हाँ, तो आपको पता होगा कि जो सूचियां ली गई हैं ये कहां से ली गई हैं, तो आपका भारत सरकार अधिनियम, ये जो सूची आप देख रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, वहीं पर ऐसी चीजें आई थी। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो शिक्षा है, यहां पर क्वेश्चन हमारा शिक्षा संबंधित है ना, हाँ शिक्षा वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं। हाँ, तो यहां पे जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, ये कहां पे दे दिया गया था? प्रांतीय सरकारों के पास। किसको दिया गया था? प्रांतीय सरकारों को, यानी कि राज्य सरकार तब नहीं चलता था, तब प्रोविंस होते थे ना, प्रोविंस है ना, नॉर्थ प्रोविंस, उत्तर संयुक्त प्रांत है ना, और मध्य प्रांत चलता था, प्रांत चलते थे, हिंदी में प्रांत कहते थे। तो ये प्रांतीय विषय था। शिक्षा जो है वो कैसा टॉपिक था आप देखेंगे यहां पर, तो ये भाई प्रांतीय विषय था। शिक्षा प्रांतीय यानी कि राज्य सरकारों के पास था। क्यों? क्योंकि भाई ये अंग्रेजों के महत्व का काम तो था नहीं, अगर वो महत्व का होता तो केंद्र सर अपने पास रखते। क्यों? क्योंकि उनके पास फंड ज्यादा था, राज्य सरकारों के पास अधिकार कम थे। अब शिक्षा में कौन सा कानून भाई, वो पुलिस राज कर रहे, पुलिस राज थोड़ा ना दे दिया था, यहाँ पे दे दिया था इनको प्रांतीय शिक्षा को। एक सेकंड यार, प्रांतीय सरकार के पास था, ठीक है। फिर अभी आप देखेंगे कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें क्या होता? शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके, राज्य जो सूची थी इससे हटा करके भाई, राज्य सूची को हटा करके समवर्ती सूची में स्थान दिया गया, समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। तो अभी शिक्षा किस में है? कॉन्करेंट लिस्ट में है। अभी शिक्षा किस में है? कॉन्करेंट लिस्ट में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विषय में अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संविधान के अनुसार कानून बनाने का व्यापक शक्ति प्राप्त है। तो देखो अभी शिक्षा हमने क्या बता दिया? समवर्ती सूची में। चलो काफी चीजें आपने पूरी समझ ली, अब समझाने की बार बार जरूरत नहीं है। समवर्ती सूची में है। पुलिस पूरी तरीके से राज्य सूची का विषय है, लेकिन फिर याद रखना यहाँ पर पुलिस तो है राज्य सूची का, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज हैं तो वहां पर पुलिस क्या हो जाएगी आपकी? पुलिस कहां पे चली जाएगी? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहां की जो पुलिस होती है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। जैसे कि दिल्ली की पुलिस है वो किसकी? जो आपका सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है ना, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री उसके अधीन है, यानी कि अमित शाह के जी के अधीन है। कौन सी? दिल्ली की। लेकिन जो राज्य अगर पूरी तरीके से राज्य होगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी आदित्यनाथ यानी कि राज्य सरकार के ही अधीन है।
पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होगी वो पश्चिम बंगाल की जो सरकार होगी उसी के अधीन होगी, लेकिन जो केंद्र सरकार की पुलिस होती है वो किसके अधीन होती है, वो किसके अधीन होती है, तो केंद्र सरकार के अधीन होती है। इसीलिए आपको पता होगा दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकलते हैं जो कि होम मिनिस्ट्री के सैनिक एसएससी के थ्रू निकलते हैं ना। बैंकिंग पूरी तरीके से किसके अधीन है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनता है उसमें, तो ये किस में है, तो ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। लेकिन हमने आपको क्वेश्चन पूरा समझा दिया है सूचियों वाला। कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है, जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट का विषय है, ठीक, स्टेट लिस्ट का विषय है, ना कि यूनियन लिस्ट है, ठीक है। तो एजुकेशन ये आपका किसका कॉन्करेंट हो जाएगा, पुलिस स्टेट लिस्ट हो जाएगा, जो बैंकिंग है ये यूनियन लिस्ट का आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पूरी क्लियर हो गई किस तरीके से पहले शिक्षा प्रांतीय विषय था, शिक्षा वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये देखने को आपको मिलेगा, है ना। यहां से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक करता है। निर्वाचन के मामलों पर कौन हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपका न्यायालय नहीं करेंगे, ठीक, इनको रोक करता है। हाँ कि न्यायिक समीक्षा से कुछ भी बाहर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार भी कहा है कि न्यायिक समीक्षा में सब कुछ, हालांकि आप देखेंगे 38वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक समीक्षा थी जुडिशियल रिव्यू की, उसकी जो पावर है उसको कहीं ना कहीं सीमित करने का प्रयास किया गया था। फिर आपका जो 44th अमेंडमेंट होता है, ये चाहे आपका 42वां हो, चाहे 38वां हो, चाहे 39वां, इन सबके अंदर जो संविधान की उपेक्षा की गई थी, जो असंवैधानिक कानून थे उनको क्या किया गया, हटा दिया गया, है ना, किसमें, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1944 में हुआ था। चलो अच्छा, तो कह रहे हैं किसमें ये नहीं है, तो ये आप सीधा से उत्तर पहले समझो, ये आर्टिकल आपका 329 है। अब आपको पता होना चाहिए जो संविधान का यानी कि COI कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, ये जो COI है इसका एक भाग है भाग 15, ठीक है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया है, निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं का यहां पर उल्लेख है, ठीक है, निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का यहां पर उल्लेख है। तो ये जो 329 इसी के तहत आ जाएगा ना, 329 इसी के तहत तो आएगा। तो यहाँ पे अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक करता है कौन सा, आपका आर्टिकल 329, ठीक है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती है उसके लिए जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स लाया गया है ना, कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स है। ये अवेलेबल कहाँ पे अगर बताएं तो हम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जो है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये जो है अवेलेबल है हमारा जो कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो 2499 रुपये है। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये कूपन कोड यूज करते हैं कौन सा, ज्ञान सर डिस्काउंट, तो यही 2499 रुपये का जो कोर्स है आपको मात्र 499 रुपये का जो है पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स होगा ये बायलिंगुअल होगा। हमने फिर कहा था किसी भी एग्जाम की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि वास्तव में आपने किस संस्थान से तैयारी की और कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, ठीक है। जो हमारा कंटेंट होता है आपको पता है SCS का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होता है, लेकिन नपा तुला, वैसे भर भर के नहीं कुछ भी आपको दिया जा रहा नहीं। जो सिलेबस है, जो विज्ञापन में जो उनका सिलेबस है, जितने पॉइंट का है, पूरा एग्जैक्ट सिलेबस का जो कंटेंट है वही हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स कौन से हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल है, कंप्लीट PPT नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो 2017 का UPSI का पेपर हुआ है, जो 2021 में मल्टी शिफ्ट में UPSI का पेपर हुआ है, सबका रिव्यू लेने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वो तैयार किया गया, उसी आधार पर टीचर्स ने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ये कंटेंट जो है बिल्कुल डिलीवर किया गया है। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम अथवा जो है 2026 तक, उसके पहले आपको पता है कि एग्जाम लगभग जनवरी या फिर दिसंबर में होने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को और शार्प कर सकते हैं। और मात्र 499 रुपए का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इसमें डिस्काउंट कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, उम्मीद रहती कम ही रहेगा, है ना। तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसकी जानकारी कर सकते हैं। ये कोर्स है कहाँ पर, तो ज्ञान सर एजुकेशन में, और हमारा कोर्स बायलिंगुअल है, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, दोनों ही माध्यम के लिए हमारा कोर्स जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज की, तो वो भी हमारी बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है। और उसके बाद अगर आप वहाँ पर ज्ञान सर डिस्काउंट जो है ये कूपन कोड यूज करते हैं तो 499 रुपये में आपको 80% को ऑफ हो जाएगा और मात्र ये 99 रुपये के मिलेंगे, ठीक है।
और इनकी जो संख्या होगी वो 30 यानी कि 30 टेस्ट सीरीज होंगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 टेस्ट सीरीज आपकी सेक्शनल होंगी और 10 टेस्ट सीरीज आपकी फुल लेंथ होंगी। ठीक है, 30 टेस्ट सीरीज काफ़ी होती हैं और बिल्कुल इनका यहाँ पर भी जो टेस्ट सीरीज आपकी बनाई गई हैं वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी, है ना। बिल्कुल आपको रैंक वगैरह भी आप वहाँ पर देख सकते हैं अपनी। और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार हमने बताया कि जो हमारी टीम के द्वारा जो समीक्षा किए गए हैं यहाँ पर 2017 और 2021 के पेपर को, उसके बाद ही हमारा कंटेंट और हमारी जो टेस्ट सीरीज हैं वो डेवलप की गई। ठीक है, और यहाँ पर जो अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट मिलेंगे और वैलिडिटी जो टेस्ट सीरीज की होगी वो भी आपकी टिल एग्जाम अथवा आप देखेंगे दिसंबर 2026 तक होगी। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जाकर के इनरोल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों, दो कथनों के बीच सही संबंध का चुनिए। कह रहे हैं जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, PIL का फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो कह रहे हैं जनहित याचिका अधिस्थिति लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। जनहित याचिका यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पत्रकाव्यगत यानी कि एपिस्टोलेटरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वास्तव में PIL है क्या, जनहित याचिका क्या है। आपको पता एक होती है रिट, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 32 में है। जब आपके स्वयं के मूल अधिकारों का हनन होता है, जब आपके स्वयं मेरे मूल अधिकारों का हनन होगा, मान लो आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तो मैं उसके लिए रिट नहीं दायर कर सकता हूं वहां पर। ठीक है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो ऐसा नहीं कि मैं वहां पर जाकर के रिट दायर कर दूं। ठीक है, अगर मेरे मूल अधिकारों का हनन होगा तब मैं जाकर के किसी भी आर्टिकल 226 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता हूं और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं, न्यायालय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता हूं। लेकिन मान लो कोई लोक महत्व किसी ऐसे कानून से, जैसे कि अभी आपने नाम सुना होगा, आपने ना, हाँ, कई चिपको आंदोलन जैसे हुआ था पेड़ों के कटाव को रोकने के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे था, नर्मदा में जो बांध बन रहा था सरदार सरोवर बांध, उससे एक बहुत समुची जनसंख्या प्रभावित हो रही थी। एक दो लोग नहीं, लाखों की संख्या में जो जनमानस है वो प्रभावित हो रहा था, जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित हो रहे थे, जो आपके वनस्पति है वो प्रभावित हो रहे थे। तो उसको लेकर के आप न्यायालय में क्या कर सकते थे, जनहित याचिका, लोकस स्टैंडी, यही लोकस स्टैंडर्डी है। मैं रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश का, लेकिन जनता कहाँ की प्रभावित हो रही है, गुजरात की प्रभावित हो रही है, मध्य प्रदेश की प्रभावित हो रही है, लेकिन वो उनकी जो संख्या वो लोकहित है ना। मेरे जो भावना है याचिका दायर करने का वो क्या है, लोकहित है, जनहित है, अपना हित नहीं। अपना हित होगा अगर मेरा कोई अहित करेगा, मेरे अधिकारों का हनन होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं रिट दायर करूंगा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 22 के तहत, 32 के तहत, है ना। लेकिन अगर जनहित करना है, कोई जनहित का विषय, तो मैं क्या करूंगा, जनहित याचिका यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो दायर करूंगा। तो वो क्या बोलते हैं, आपकी लोकस स्टैंडी का नियम का विस्तार है कि किसी और के, लेकिन एक लोकहित का वो लोगों के जो है क्या कह रहे हैं, अधिकारों का हनन हो रहा, तो मैं क्या कर दूंगा वहां पर, ये कर सकता हूं। दूसरी चीज, मैं पत्राचार के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा सकता हूं कि ऐसी चीज है और आप संज्ञान लीजिए। माननीय न्यायालय जो है संज्ञान लेगा, मैं पत्राचार के द्वारा भी, जो वहां पे मान लो उदाहरण दे रहा हूँ कि नर्मदा बचाओ नर्मदा बांध बनने से ऐसे इतनी वनस्पतियों का हनन हो रहा है, ऐसे लोगों का जो आदिवासी लोग हैं उनका जीवन प्रभावित होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पत्राचार के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता हूँ। तो कैसी मानी जाएगी, जनहित यानी कि एपिस्टोलेटरी, और आप यहां पे देखेंगे लोकस स्टैंडी, दोनों का ही विस्तार है। तो विकल्प जो A और B है दोनों ही यहां पर सही माने जाएंगे। ठीक है, आपका विकल्प A और B आर बोथ आर करेक्ट। चीज समझ में आई। अगर हम PIL की बात करें तो भारत में PN भगवती को क्या माना जाता है, भारत में जनहित याचिका का वो क्या कहते हैं कि प्रारंभकर्ता मान सकते हैं। और जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था PIL का, कहाँ पे आया था, यानी कि अमेरिका के न्याय शास्त्र में। यह भी ध्यान रखना कि अगर देश पूछ ले, जैसे संसद की जननी किसको माना जाता है, ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी, यानी कहीं पर भी संसदीय व्यवस्था गई है किसी अन्य देश में, किसी अन्य देश ने अडॉप्ट किया है तो वो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया। उसी तरीके से अगर PIL किसी देश ने अडॉप्ट किया, ये कॉन्सेप्ट कहीं पर आया है तो सबसे पहले कहाँ आया था, अमेरिका की पार्लियामेंट, अमेरिका के न्याय शास्त्र में, तो हमने वहां से अडॉप्ट किया है। ठीक है, और भारत में PN भगवती को क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के क्या माना जाता है, प्रारंभकर्ता माना जाता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, विकल्प A। अगला है, कह रहे हैं मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है। अगर यहां पर हम बात करें किसके, देखो जो मूल कर्तव्य होगा ना, ये किसी भी जहां पर समाजवादी
जहां पर चीजें क्या है समाजवादी हैं वहां पर मौलिक कर्तव्य होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि उसी की विशेषता है। तो आप देखे जाएंगे कि हमारे यहाँ पर ये लिए गए हैं यूएसएसआर से, जो फंडामेंटल आपके ड्यूटीज है कहाँ से अडॉप्ट की गई है, यूएसएसआर। तब उसको हम संयुक्त सोवियत संघ ही बोलते थे। फिर 1991 में उसका विघटन होता है, वहां से 15 देश बनते हैं, और जो अवशिष्ट भाग होता है यूएसएसआर का वही वर्तमान में क्या कहलाता है, रसिया यानी कि रूस कहलाता है। ठीक है, तो हमने जो अडॉप्ट किया कोई 1976 में हमारे यहाँ पर आए थे क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हम क्या बोलेंगे एग्जैक्ट यूएसएसआर। क्योंकि जो आप कजाकिस्तान वर्तमान में देख रहे हो, यूक्रेन देख रहे हो, है ना, आर्मेनिया देख रहे हो, ये सब उसी के तो भाग थे, ये सब यूएसएसआर ही तो था पूरा, है ना, संयुक्त पूर्व सोवियत जो उसका नाम है। और जो अवशिष्ट पार्ट बचता है जो सबसे बड़ा वहां पर, उसको क्या बोलते हैं, रूस, है ना। तो ये जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये किसी भी समाजवादी देश की विशेषता होती है। अब उस समय आप देखेंगे भारत पूरी तरीके से समाजवादी ही था, तो भाई इनको शामिल करना अपरिहार्य हो गया था। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। कहां से अडॉप्ट किया गया इनको, अडॉप्ट किया गया है भाई आप कहेंगे यूएसएसआर से, ठीक है। कब लागू किए गए भारत में, लागू क्या, शामिल, मूल संविधान में नहीं थे, है ना, ये भी याद ध्यान रखना है, मूल संविधान में नहीं थे। पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में थे, मूल संविधान में नहीं थे। शामिल कब हुए हैं, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया, 76 द्वारा शामिल, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक, सिफारिश पर इनको शामिल किया गया, ठीक है। इन्होंने कितनी सिफारिश की थी, अगर पूछ लिया जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, 10, लेकिन जोड़े कितने गए थे, जोड़े गए, सॉरी 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, जोड़े गए थे कितने, जोड़े गए थे 10, जोड़े गए थे 10। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11, ठीक है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य आप कहेंगे ये जोड़ा जाता है भाई 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा जाता है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि हर गार्जियन का अपना कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को जो है वो शिक्षा दिलाए, हर गार्जियन का। 86वां संविधान संशोधन आपको देखा जाए 3 जगह पर, संविधान में 3 जगह पर संशोधन किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। कहां कहां पर, तो एक तो फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया था किसमें, ये तो फंडामेंटल आपके राइट में आ जाएगा, फंडामेंटल राइट में। फिर आप देखेंगे जो अनुच्छेद 45 है इसकी विषय वस्तु बदली गई, जो अनुच्छेद 45 है इसकी विषय वस्तु बदली गई, ये कहां पे आ जाएगा, डीपीएसपी में आ जाएगा, डीपीएसपी में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो अनुच्छेद, उसके बाद अनुच्छेद 51A जो है, ठीक, अनुच्छेद 51A है, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो आपने ये देखा कि जो 86वां संविधान संशोधन हो रहा है उसकी जगह पे तीन जगह पे हो रहा है, एक तो फंडामेंटल राइट में हो रहा है, एक डीपीएस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ आर्टिकल जो आपका अभी पीछे आपने देखा था ना, आर्टिकल 45 की विषय वस्तु बदली जा रही है। पहले क्या था, 6 से 14 था, उसको फिर अर्ली चाइल्डहुड भी किया गया, 6 वर्ष वाला भी शामिल किया गया है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्ट हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें है, विकल्प जो डी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा ना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं जिला योजना समिति की संरचना में किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जिला योजना जो समिति है ये निर्धारित की जाती है राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। जो विकल्प बी है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके जो सदस्य होते हैं, जिला योजना जो समिति होती है विकास के लिए उत्तरदायी होती है जिले में, और इसके सदस्य जो होते हैं, मान लो जिला योजना समिति है तो एक जिले में मान लो एक सांसद है तो वो इसका सदस्य होगा। दो सांसद, मान लो बहुत बड़ा जिला है, जनसंख्या के आधार पर हमारे यहाँ पे सांसद भी होते हैं, तो मान लो दो सांसद हैं, दो इसके सदस्य होंगे। जितने भी वहां पे आप देखेंगे विधायक एमएलए होंगे वो सारे इसके सदस्य होते हैं ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मान लो अगर आपका नगर निगम है जिला आपका, तो उसका जो अध्यक्ष होगा मौर होगा वो भी इसका सदस्य होगा। मान लो आपका जो क्या कहते हैं जिला नगर पालिका है, तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष होंगे वो भी इसके सदस्य होंगे। सारी चीज आपको ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन आएगा तो क्लियर करेंगे। अगला हमारा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु, बार बार नहीं बताएंगे, चीज हम बता चुके हैं 30 वर्ष। अभी पीछे ही एक एक क्लियर कर दिया है, तो विकल्प जो सी है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय स्वशासन ना नगरीय जो स्वशासन है किसमें शामिल किया गया है? तो कह रहे हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, या फिर 31वां आपका संवैधानिक संशोधन 1951, या फिर 44वां वाला है ना। इसमें तो पलटी गई थी, क्योंकि 42वें में आप देखेंगे कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो कितना कर दिया गया था। 42वें में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, और बहुत सारे संशोधन किया गया था। जो भी असंवैधानिक लगा उनको उनकी स्थिति वापस उनको यथास्थिति किया गया, किसमें 44वें संशोधन द्वारा। कि 51वां नहीं, ये भी नहीं है, आपका हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। इसके तहत आप देखेंगे कि संविधान में एक भाग जोड़ा जाता है, एक भाग भी जोड़ा जाता है, कौन सा भाग? 9A, ठीक है। और इसमें आर्टिकल डेडिकेट किए जाते हैं कहां से लेकर के 243 पी से लेकर के 243 पी से लेकर के 243 ZG तक, 243 ZG तक यहाँ पर जो है आर्टिकल जोड़े जाते हैं, ठीक। 243 पी से लेकर के 243 ZG तक, ठीक है। तो किसमें इनको संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। कौन सा था? ये 74वां। कितने विषय दिए गए हैं नगरों को? यहाँ पर आप देखेंगे 18 विषय, 18 विषय इनको डेडिकेटेड है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। अगला है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो अब मुख्य न्यायाधीश देखो यहाँ पे शामिल किया गया ना ब्रैकेट में, भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, तो 34, ठीक है। अगर हम बात करें हमारा जो है ये कब बन करके तैयार होता है, तो आपको याद रखना कि 28 जनवरी की इसकी स्थापना होती है, 28 जनवरी 1950 में, है ना, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने न्यायाधीश थे यहाँ पर? शुरुआत में कितने न्यायाधीश थे? तो आप कहेंगे 8 न्यायाधीशों की संख्या थी। कितनी थी? 8। 8 को कैसे लिखोगे? 1 + 7, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 अवर जो आपके न्यायाधीश हैं वो। दूसरी चीज अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना, फर्स्ट वाले कौन थे? हीरालाल जे कानिया, ये भी याद रखना है ना। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो आप कहेंगे कौन भाई? BR गवई। BR गवई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है पहले। वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे इनकी जो संख्या है वो कितनी हो रही है भाई? इनकी जो संख्या हो रही है कितनी हो रही है? तो 34। ठीक। और अगर हम बताएं फिर अच्छा आपको याद होगा कि जनवरी में जब इनकी स्थापना कितने 2024 में 2024 में इनका जो है ध्वज बदला जाता है, ध्वज को चेंज कर दिया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट का के ध्वज का परिवर्तन होता है, ध्वज का परिवर्तन। फिर आप यहां पर देखेंगे कि 2024 में ही क्या होता है? 2024 में क्या होता है? एक जस्टिसिया, आपने मालूम नहीं होगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, क्योंकि न्याय जैसी चीजें आपके सिलेबस का विषय वस्तु हैं, आपकी सिलेबस का विषय वस्तु। अगर पॉलिटी भी आनी है
तो पॉलिटी वहां से ज्यादा आएगी जहां पर ये सारी चीजें यानी कि न्याय शास्त्र से संबंधित चीजें, क्योंकि आपका काम ही वैसा है पब्लिक से डायरेक्ट आपका देखें क्या इंटरेक्ट होना है आपको, तो ये सारी चीजें किस तरीके से आपको मैनर है। जस्टिसिया ये रोमन की न्याय की देवी है, रोमन में न्याय की देवी, रोमन में न्याय की देवी है ना, रोमन में न्याय की देवी। इनके स्थान पर इनको हटा दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। आपने देखा होगा पहले जो पिक्चरों में फिल्मों में देखा होगा अगर आपने न्यायालय को, तो वहां पर एक सफेद मूर्ति होती थी, उसकी आंखों में काली पट्टी और यहाँ पे एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तराजू, तो उसको हटा दिया गया। उस समय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़ थे, और उनके द्वारा जो है ये आप देखेंगे कि जो एक औपनिवेशिक सोच थी उससे हटा करके क्या कर दिया गया कि जस्टिसिया के स्थान पर, यानी कि उस मूर्ति का नाम क्या था जिसके एक हाथ में तराजू एक हाथ में क्या कहते हैं तलवार होती थी और आंखों पे काली पट्टी, उनको क्या कहते थे हम, जस्टिसिया। उनके स्थान पे क्या क्या लाया गया, लेडी ऑफ जस्टिस। उनको रिप्लेस करके क्या किया गया, लेडी ऑफ जस्टिस। अभी क्या लाई गई, लेडी ऑफ जस्टिस का नामकरण, लेडी ऑफ, उनका नाम है लेडी ऑफ जस्टिस। ना तो आंखों पे काली पट्टी है यानी कि वो न्याय कर सकती हैं, एक हाथ में संविधान है, दो ही हाथ हैं, एक हाथ में संविधान है, तलवार वाला का रिप्लेस किया गया है, एक हाथ में संविधान है। पहले इसमें क्या होती थी तलवार, अब क्या है संविधान, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या है संविधान सर्वोपरि है ना। एक हाथ में तराजू, तराजू पहले भी था, एक हाथ में तराजू है, ठीक है। और आप यहां पर देखेंगे एक हाथ में आप देखेंगे तराजू है, एक हाथ में यहां पर क्या है तो संविधान है, यानी कि संविधान की यहां पर सर्वोपरिता है। दूसरी चीज, एक इनका जो है नया चिन्ह आया उसमें क्या लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जया, यतो धर्म स्ततो जया, यतो धर्म स्ततो जया। अब ये क्या है, तो इनका जो नया चिन्ह आया उसकी ये नया टैगलाइन है कि भाई धर्म की विजय होती है ना, धर्म की विजय होती है, यतो धर्म स्ततो जया। तो ये सारे परिवर्तन कब हुए हैं 2024 में, और इनका ध्वज भी परिवर्तित किया गया है ना, ध्वज भी परिवर्तित हुआ है। ध्वज में क्या है तो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, अशोक चक्र है। ध्वज परिवर्तन हुआ है, जस्टिसिया को रिप्लेस किया गया है किससे, लेडी ऑफ जस्टिस से। जो जस्टिसिया थी उनके एक हाथ में तलवार था, एक हाथ में तराजू था। अब क्या स्थिति वर्तमान में है, तो एक हाथ में संविधान और एक हाथ में तराजू, तलवार वाला जो हाथ है वो रिप्लेस किया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो उनके ध्वज में एक नई टैगलाइन जोड़ी गई है, तो धर्म स्ततो जया, और जो ध्वज है उसमें अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और संविधान है। तो ये सारे फैक्ट हैं, और ये हमने बता ही दिया 28 जनवरी 1950 है ना, कोई बनकर तैयार होता है, शुरुआत होती है। हालांकि घोषणा कब हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। वो अपना काम करना कब स्टार्ट कर देता है, 28 जनवरी से शुरू कर देता है। पहले जो चीफ जस्टिस है हीरालाल जेकानिया, मूल संविधान में जो न्याय की संख्या थी कितनी थी, 8 थी, वर्तमान में कितनी है 34 है, वर्तमान कितनी है 34 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है, तो ये आप देखेंगे अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज फर्स्ट का बी, आर्टिकल जो 19 है उसका क्लॉज फर्स्ट का जो बी है वो क्या कहता है, शांतिपूर्वक एक जगह पे स्थापना होने की। यहाँ पे जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन आता है ना। 19 से लेकर के 22 तक क्या है आपका दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 6 मौलिक अधिकार हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता, और बिना हथियारों के क्या है भाई एकत्रित होने की स्वतंत्रता, हथियारों के साथ साथ नहीं है, कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, सहकारी समितियों की स्थापना की स्वतंत्रता है। हालांकि ये वाला जो है बाद में जोड़ा गया था, आर्टिकल 19 का जो क्लॉज आपका 19, हाँ आर्टिकल 19 का क्लॉज फर्स्ट का जो है सब क्लॉज जो सी है उसमें ये जोड़ा गया था, सहकारी समितियों की स्थापना की स्वतंत्रता, किसके तहत, तो आपका संविधान संशोधन जो हुआ था 97 जो 2011 में हुआ था उसके द्वारा जो है जोड़ा गया था, ठीक। एक संविधान में भाग भी जोड़ा गया था, अनुच्छेद 9 संविधान का भाग 9B, वो भी देखेंगे आगे चल के ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, अनुच्छेद आपका 124 जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की उल्लेख करता है, जो संविधान का भाग 5 है, भाग 5 संविधान का जो है भाग 5, इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है, उच्चतम
न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ो। करें भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 60? देखो जो आपका अनुच्छेद 60 है, इसमें क्या है? राष्ट्रपति की शपथ है। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ। अब एक चीज और बता रहे हैं यहां से, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद जो 78 है, अनुच्छेद जो 78 है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है ना, यहाँ पे नहीं है, वो मंत्रिपरिषद वाला है, मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद जो 72 है, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया कहां पे है? तो आर्टिकल 55 में है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, तो हमारे ही पूछ रहे थे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। एकल संक्रमणी जो मत पद्धति है, एकल संक्रमणी मत जो पद्धति है उसके अकॉर्डिंग होता है ना, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा जो होता है इसके चुनाव होता है। और दूसरी चीज, इसमें कितने प्रस्तावक होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख ही लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति सिर्फ डालो, सिर्फ राष्ट्रपति, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो संवैधानिक प्रमुख होगा और वो अपने एक क्या कहते हैं मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य का संचालन करेगा, अपने कनिष्ठों की सहायता से। कनिष्ठ का मतलब होगा आपका कौन सा? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। अपनी जो है मंत्रिपरिषद की सहायता से वो क्या करेगा? अपने काम के लिए करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसा कहता है अनुच्छेद 53। फिर बात आती है अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो कॉलेजियम, राष्ट्रपति का कॉलेजियम यानी कि जो है निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल से संबंधित है। और इसके निर्वाचक मंडल में है कौन, जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या ही पूछेंगे, राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन है भाई? तो आप देखेंगे निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित, पहली बात समझ लो, निर्वाचित सदस्य कहां कहां के निर्वाचित? लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। अब देखो लोकसभा के सभी सदस्य शामिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि पहले 2 सदस्य ऐसे होते थे जिनको आप देखेंगे राष्ट्रपति मनोनीत करता था, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था, जो एंग्लो इंडियन होते थे। फिर अभी हमारे संविधान में संशोधन होता है 104वां संविधान संशोधन 2020 में, तो उसमें क्या होता है? ये रद्द कर दिया जाता है। SC ST का आरक्षण था और जो ये मनोनयन होता था एंग्लो इंडियन का, विधानसभा में 1 और लोकसभा में 2। राष्ट्रपति को लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, तो अभी इसको इस जो ये प्रोविजन था इसको रद्द कर दिया गया। तो अब तो लोकसभा के सारे सदस्य होंगे, क्योंकि सारे ही क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, मनोनीत तो बचे ही नहीं है। राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो लोग भाग नहीं रहते हैं किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्यों? क्योंकि वो बायस्ड हो सकते हैं भाई, बायस्ड हो सकते हैं ना, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनका मनोनीत कर रहा है, मनोनीत कर रहा है, और वो बायस्ड हो सकते हैं, तो उन वो नहीं होंगे शामिल। दूसरी चीज, जो विधानसभा होंगे, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, विधानसभा प्लस देख लो कॉलेजियम इनके में कौन कौन शामिल होता है, प्लस दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली प्लस पांडुचेरी आपकी हो जाएगी, है ना, पुडुचेरी, और प्लस आपका कौन है? J&K। इनकी विधानसभाओं के सदस्य, इनकी विधानसभाओं के सदस्य, ठीक। और यहां पे हमने क्या कहा? निर्वाचित सदस्य, इन सभी के निर्वाचित सदस्य, इन सभी के निर्वाचित सदस्य, ठीक। कहां कहां? जहां जहां पे विधानसभा होगा उनके सदस्य यूनियन टेरिटरी, 3 ही ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां 8 में से जहां पर क्या है? विधानसभा, तो उनके निर्वाचित सदस्य भी यहां पर विभाग लेते हैं, जिसमें दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और आपकी पांडुचेरी हो जाएगी, ठीक है।
ये सभी है कॉलेजियम प्रणाली में, यहाँ पर कॉलेजियन सिस्टम में। फिर अभी अनुच्छेद 55 आपने देखा ही, अनुच्छेद 55 वो एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली होती है उसके द्वारा निर्वाचन होता है। तो प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ पर है, प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ पर है, ठीक है, प्रक्रिया है। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल, जो कि कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 57 पुनर्नियुक्ति की बात करता है, और पुनर्नियुक्ति में क्या होता है, मौन है हमारा संविधान। हमारे देश में एक व्यक्ति कितनी भी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि आप देखेंगे 2 बार बने थे, वो कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही बने थे, उसके बाद दोबारा कोई बना नहीं है। अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 ही बार, अगर ट्रंप जैसे लोग अगर 2-3 बार आ जाएं तो पूरे विश्व का ही कल्याण नहीं होगा, वेलफेयर वर्ल्ड नहीं बनेगा ना। ग्लोबल को अगर हमें वेलफेयर बनाना तो ये ट्रंप जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए। तो ठीक है कि 2 ही बार है को, ठीक। पुनर्नियुक्ति की पात्रता की बात यहाँ पर की जा रही है, पुनर्नियुक्ति की जो पात्रा यानी कि री इलेक्शन संबंधित है ना, री इलेक्शन से संबंधित ये हमारा फैक्ट होता है कौन सा, अनुच्छेद 57 में। फिर अनुच्छेद जो आपका 58 है ये इनके योग्यताओं को निर्धारण करता है, ठीक है। फिर जो अनुच्छेद 59 है वो बताता है कि कहाँ कोई सदस्य अन्य किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। फिर आप देखेंगे जो अनुच्छेद 60 है वो क्या, ओथ यानी कि शपथ की बात करता है ना। और फिर जो अनुच्छेद 61 है वो क्या करता है, संविधान का उल्लंघन। अब बात आती है कि संविधान का उल्लंघन क्या है। अगर पूछ लिया जाए कि जो हमारे यहाँ पर महाभियोग राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट का प्रावधान है वो किस आधार पर है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर। फिर आपसे कोई पूछेगा बताओ अच्छा वो संविधान का उल्लंघन क्या है, तो हमारा संविधान मौन है। हमारा संविधान नहीं बताता है कि राष्ट्रपति ठीक है संविधान का उल्लंघन करेगा, लेकिन क्या है संविधान उल्लंघन, तो यहाँ पर हमारा जो संविधान है वो मौन है। तो अगर ऐसी बात है कि अनुच्छेद 61 कहता है यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर महाभियोग चलेगा। महाभियोग की एक पूरी प्रक्रिया है, वो हम आगे समझेंगे किसी क्वेश्चन से संबंधित में, ठीक है, वो है महाभियोग। लेकिन संविधान का उल्लंघन क्या है, इस मामले में हमारा जो संविधान है वो मौन हो जाता है। फिर अनुच्छेद 72 ये कहता है, अनुच्छेद 72 ये कहता है कि भाई राष्ट्रपति के पास अनन्य शक्ति है, किसके संबंधित, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास वैसे है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे कोर्ट मार्शल है और मृत्युदंड प्राप्त है तो फिर राष्ट्रपति के पास अनन्य शक्ति है लघुकरण करने की, परिहार करने की, क्षमा करने की, है ना, ये सारी चीजें हैं। और आर्टिकल 123 के तहत यदि सदन की कार्यवाही न संचालित हो रही हो तो क्या करता है, विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं, वो क्या ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है ना, जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, तो आपका अध्यादेश। तो ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट है ना। ये कॉलेजियम इसका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, फिर कह रहा हूँ बहुत कंफ्यूजन रहता है। निर्वाचित, पहली बात तो निर्वाचित होने चाहिए सारे के सारे। फिर कौन कौन से लोकसभा राज्यसभा, वो जो 12 मनोनीत होते हैं वो नहीं होंगे, और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं 28 राज्य उनकी सारे, और जो आपकी 3 आपकी जो है यूनियन टेरिटरीज हैं वहां जहां जहां पर क्या है विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भी होने चाहिए, है ना। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया, 2002 में, 2002 ना, ये शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए 86 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, है ना, उसमें